नमस्कार। एडविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर होप सो आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। फिजिक्स का जो पेपर था उसका आज अपन डिस्कशन करेंगे और अपन ने बीएससी वाला पोर्शन लगभग करवाया था और उसके बाद बच्चों की डिमांड पे अपन ने टेस्ट सीरीज शुरू करी थी। और जैसा कि शुरू करी थी टेस्ट सीरीज, उस टाइम भी आपको बोला था कि भाई काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे और हुआ भी। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स जो थे क्लासरूम नोट्स, उनसे एज इट इज़ रिपीट हुए हैं, उनकी अपन बात कर लेंगे और देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें क्या रहा, कैसा रहा और आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चालू करते हैं। जैसे हाँ, सीरीज आप एक बार देख लेना। अपन ये पेपर लेके चल रहे हैं, इस पेपर के अनुसार ही अपना कोड है, सीरीज है, मैच कर लेना और उसके अनुसार ही आंसर देखना। ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से ही शुरू हो रहा है इस पेपर में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अपन पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है, जो बैटरी के सीरीज में आप जोड़ते हो, उसके साथ जो लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अगर वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, इम्पिडेंस की बात अपन करते हैं, इम्पिडेंस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होती है, उस कंडीशन में लोड को, ये जो आपके पास पावर सप्लाई सोर्स है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या था, पहला ऑप्शन इसका ये कथन वाला पहला कथन क्या कर रहा है, परिवर्ती आरएस तथा नियत आरएल के लिए आरएल आरएस बराबर 0 नहीं, ये बात नहीं, ये सही बात नहीं है। आरएस बराबर आरएल होता है तब आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। तो इस स्थिति में अपने पास क्या रहेगा, केवल कथन बी ही सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, केवल बी ही सत्य। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। दूसरा है, सांख्यिकी यांत्रिकी में आपके पास कोई निकाय दिया गया है और उसके लिए कह रहा है कि एंट्रोपी और सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, ओमेगा और एंट्रोपी में रिलेशन जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान रिलेशन है, बहुत पॉपुलर रिलेशन है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि ओमेगा अगर आप इंक्रीज करोगे तो एस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप पढ़ते हो भी, जब भी सिस्टम साम्य की अवस्था में होता है रिजर्वायर के साथ, उस कंडीशन में उसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या भी अधिकतम होती है और उसकी एंट्रोपी भी क्या रहती है, अधिकतम रहती है, और गिब्स ऊर्जा क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। ऐसा आप पढ़ चुके होते हो। ठीक है, बहुत बार। अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड है, पावर रेगुलेटेड सप्लाई के लिए अपन उसको यूज करते हैं। इसकी रेटिंग अपन को दी है 5 वाट और 10 वोल्ट। तो ये 5 वाट और 10 वोल्ट का है, 5 वाट है इसका भी 5 वाट और 10 वोल्ट का। तो टोटल दोनों सीरीज में जुड़े, इसलिए टोटल वोल्टेज इस पॉइंट पे कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया, इसके रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें से कितनी करंट जाएगी आपको पता हो, 35 माइनस 20 अपॉन आर। आईएस आपके पास आ जाना चाहिए कायदे से, यहां से तो 15/R आ गया। हम कह रहे हैं कि पावर रेटिंग जो आपके पास दिया गया है डायोड का, उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, आईजेड मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कितना, 5/10 0.5 वोल्ट बीजेड दे रखा है। अब आईएस आपके पास दोनों के बराबर होगी, आईजेड प्लस आईएल के बराबर होगी आईएस। अब चूंकि आरएल अपन को दिया नहीं गया है और नहीं दिया गया है, तो हम ये सोचते हैं कि ये मैक्सिमम है, आपके पास आरएल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस केस में इसमें करंट नेग्लिजिबल होगी और टोटल जो करंट होगी आईएस वो किसके बराबर होगी, आईजेड मैक्सिमम के बराबर होगी। तो उस केस में क्या रहेगा, आईजेड मैक्सिमम के लिए आईएस के बराबर मान 0.5 वैल्यू रखो, तो पॉसिबल आंसर क्या रहेगा आपके पास, 30 ओम रहेगा। 30 ओम ही आ रहा है ना, हाँ 30 ओम पॉसिबल आंसर रहेगा आपके पास। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये थेवेनिन का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। सबसे पहले आपको क्या निकालना, आरटीएस निकालना है। तो इसकी इंटरनल इंपेडेंस जो रहती है किसकी, आपके पास जो बैटरी है इसकी इंटरनल इंपेडेंस आपको यहाँ दी नहीं, तो डायरेक्ट आप जोड़ दो, ये दोनों किसमें, पैरेलल, और ये सीरीज कितना 1.5 किलो ओम। और दूसरा इसके सिरों पर, ये तो किसी काम का नहीं है, सर्किट ओपन करोगे तो इसको हटाते ही, तो ए और बी के बीच आपको देखना, तो ए के सिरों पर कितना वोल्टेज, 20 गुना ये बटा ये प्लस ये आपके पास आ गया 10 वोल्ट और 1.5 किलो ओम। क्वेश्चन थोड़े सिंपल ही है, ऐसी बात नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के टफ क्वेश्चन आए नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एक तरह का आपके पास, सॉरी आपके पास सेल्फ वाइज और वोल्टेज रेजिस्टेंस डिवाइडर सर्किट आपके पास है। उससे आपके पास सॉल्यूशन आपने देखा होगा बाइसिंग वाले सर्किट में, लास्ट वाला जो ऑप्शन अपन ने देखा था, लास्ट वाला तरीका बाइसिंग का। हाँ, वीसीसी आपके पास, ये वीसीसी की वैल्यू देगा 7.5, या वीसीसी साथ ही जुड़ा है, यहाँ वीसीसी आपके पास है कितना 7.5 वोल्ट है। तो इस R2 पे यहाँ आपके पास कैसा हो गया, एक तरह से वीबी की वैल्यू जो बी पॉइंट कंसिडर करो, मान इसको मैं बी पॉइंट कंसिडर करो, तो वोल्टेज वीबी कितनी, वीटीएच होगी। वीटीएच कितनी होनी चाहिए, निकाल सकते हो वीटीएच, यहाँ से रखा नहीं क्या मैंने, वीटीएच ये निकाल रखा होगा, वीटीएच R2 इंटू वीसीसी, R2 इंटू वीसीसी अपॉन R1 प्लस R2, आपके पास वीटीएच होता है, R2 इंटू वीसीसी अपॉन R1 प्लस R2 वीटीएच होता है। ठीक है,
जनरली अपन देखें तो ये वैल्यू आपको दी गई है, बी और ई के बीच की वोल्टेज आपको 0.5 वोल्ट दी है, और साथ में इसमें कह रहा है कि आई ई इसमें से कितनी जा रही है, 1 मिली एम्पियर जा रही है, और 2 किलो ओम, ये तो 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो कितना हो गया टोटल, इसके करस्पॉन्डिंग देखा जाए, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो उसका करस्पॉन्डिंग वीटीएच कितना आ गया आपके पास, 2.5 वोल्ट आ गया। वीटीएच आपके पास ये है। अब आप ये कह रहे हो कि डायरेक्ट इससे रखूं मैं, कि ये वीटीएच अपने पास फॉर्मूले से तो आता है ये, और इससे डायरेक्ट ऐसे रखूं तो कितना आ जाएगा, जनरल एक रफली आइडिया दे तो 2.5 सॉल्व करें तो R2/R1 0.5 आना चाहिए। अब चूंकि ये अपने पास है नहीं, तो अपन फिर सलीके से सॉल्व करें, तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाओ। थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया अपन ने सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट बना करके आपके पास क्लोज लूप के लिए रखा, रखते आपके पास सबसे बड़ी समस्या आती है, आई बी की वैल्यू चाहिए आपको, इसकी चाहिए आई बी की वैल्यू चाहिए, आई बी अपने पास है नहीं, तो उस केस में अपन ये कह सकते हैं कि डाटा क्या रहेगा अपने पास, अधूरा रहेगा बस। तो ऑप्शन जो पॉसिबल आंसर है वो क्या रहेगा, अपर्याप्त सूचना के रूप में आपके पास रहेगा। नेक्स्ट क्या है, हाँ फीडबैक वाला है, तो फीडबैक करने के बाद आपके पास गेन कितना रहता है, फीडबैक करने के बाद गेन एफ कितना रहता है, एफ बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ए की वैल्यू दे रखी है, एफ की दे रखी है, बीटा निकालना है, सीधा सा 0.042। हाँ जेफेड दिया है, आपको पता है, ट्रांसकंडक्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जीएम पूछ रहा है, हाँ ठीक है, तो जीएम की वैल्यू आपके पास है, निकालनी है, जीएम नोट दिया हुआ है, वीजीएस और वीजीएस ऑफ दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला, सीधा रखो और आंसर ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है वो ज्यादा टफ नहीं थे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन रहे हैं, इनमें कोई टफनेस नहीं है, आप थोड़ा सा माइंड को अगर स्टेबल करके आपने सोल्व किया है तो आराम से हो सकते थे सारे क्वेश्चन, फुल आउट ऑफ फुल आ सकते थे आपके सारे के सारे नंबर। ये आपको एक फिल्म दी है, आपके लिए कह रहा है कि फिल्म के यहाँ वाला, यहाँ जो आपके पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको N1 दिया है, और यहाँ N2 दिया है, और यहाँ कितना दिया है N3। कह रहा है कि N1 सबसे कम है, N2 से ज्यादा और N3 सबसे ज्यादा। तो पतली फिल्मों में व्यतिकरण पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो तरंगे रिफ्लेक्ट होती हैं ऊपर वाली सतह से, एक ऊपर वाले से और एक नीचे जाके फिर से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आती है, ट्रांसमिट होकर, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि एक स्टोक का नियम पढ़ते थे कि भाई ये सघन माध्यम है, ये विरल है, तो सघन माध्यम की सतह से λ/2 अतिरिक्त पथांतर है, और इसमें से जोड़ते थे तो 2 म्यू टी cos r निकालते थे आप, है ना, और माइनस λ/t और प्लस λ/2 आप करते थे स्टॉक्स के नियम से। लेकिन मजेदार बात क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने ट्रिकी किया। देखो इस मीडियम के लिए N1 और N2 में, N2 आपके पास क्या है, सघन है, डेंसर मीडियम है, तो यहां से ये डेंसर मीडियम से हो रही है तो डेफिनेट λ/2 एक्स्ट्रा इसमें पार्ट डिफरेंस रहेगा। और यहां से देखो N2 के लिए N3 क्या है, डेंसर मीडियम है, तो यहां ये भी डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए यहां भी λ/2 क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। इसका मतलब इन दोनों में क्या रहेगा, λ/2 है, λ/2 है, तो ये और ये दोनों क्या रहेगी, जो एक्स्ट्रा स्टॉक्स के नियम से आना था वो नहीं आएगा, उसके कारण तो ये दोनों सेम फेज में जाएंगे। हाँ इस पाथ के कारण, ये जो लेंथ आपके पास है, फिल्म की मोटाई जो आपके पास दे रखी है, इसके कारण जरूर पार्ट डिफरेंस में बचेगा। तो 2 म्यू टी cos r, अविलंब आपतन में R0, म्यू कितना यहाँ फिल्म का N2, और मोटाई कितनी L, वैल्यू रखो 2nl, विनाशी व्यतिकरण की शर्त से आपके पास फॉर्मूला 4l N2/2m+1, ऑप्शन कौन सा सही, थर्ड ऑप्शन सही। हाँ ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और टेस्टों में भी दिया हुआ है ना, सीधा का सीधा आया हुआ है टेस्ट से भी क्वेश्चन। कितना I1/I2 निकालो, I मैक्स I मिनिमम का फॉर्मूला रखो, वैल्यू 25/1 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये आपसे कह रहा है कि माइकलसन व्यतिकरण मापी में आपके लिए क्या कह रहा है कि एक प्रकाश पुंज 1.3 सेंटीमीटर, मतलब एक छोटी कांच की नली में से ऊपर गुजरता है, और नली का अपवर्तनांक आपको दिया गया है, म्यू अपवर्तनांक का माध्यम इसमें से भर दिया, पहले तो उतनी स्पेस में से सीधा गुजरा था, उतने स्पेस में से, तो अपने पास 2t पाथ डिफरेंस होना था, आना और जाना उसका 2t था उसकी पाथ की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि म्यू अपवर्तनांक का माध्यम भर दिया, इसका मतलब 2t म्यू हो जाएगा, तो 2t म्यू में से 2t घटाओ, ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए, और इस पाथ डिफरेंस के कारण कितनी, लगभग 800 डिस्प्लेस हो गई फ्रिंजेज, तो लिख दो n लैम्डा, 800 लैम्डा, वैल्यू पुट करो म्यू की, कितनी आ गई 1.02, आंसर इज 1.02। नेक्स्ट हाँ ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन मार्क्स लगाया हुआ हमने इसके, क्योंकि डायरेक्ट अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला काम में लें, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, तो ग्रेटर देन h/2 अगर लेते हैं तो अपने पास λ²/4 पाई आएगा, सीधी सी बात है, जो इसमें ऑप्शन नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है इसमें। और अगर आप चलत में लो और कहो कि साहब सर h बार भी ले सकते हैं उस केस में, तो h बार लो तो आपके पास 2 पाई वाला ऑप्शन है, λ²/2 पाई, ये पॉसिबल हो सकता है अगर आरपीएससी माने तो। देखो 5-7 दिन में आ जाएगी आंसर की, तो आरपीएससी बता ही देगी। हाँ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे कि विवर्तन ग्रेटिंग दे रखी है, 4 जा रेखाएं प्रति सेंटीमीटर है, तो ग्रेटिंग अंतराल कितना हो गया 1 सेंटीमीटर बटे 4000,
तो ग्रेटिंग एलिमेंट आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करा, चौथे क्रम की, तो एन की वैल्यू चौथा दे दिया आपको। मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा कितना, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तो यहां से लेमडा मैक्सिमम कितना 625 नैनोमीटर होती जी। हाँ, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एग्जाम्स, पिछली बार का भी पीवाई की क्वेश्चन भी है ये, और टेस्टों में भी अपन ने दिया है, क्लासरूम में भी डिस्कशन किया इसका। हाँ, ई की वैल्यू आपको दे रखी है, बी की दे रखी है, लुप्त श्रेणियां आपको निकालनी है, तो ई प्लस बी अपॉन ई एम अपॉन एन से निकालो, वैल्यू पुट करो 6 12 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्या कह रहा है आपसे, लेजर, रूबी लेजर कह रहा है। तो रूबी लेजर में आप क्या करते हो, आपके पास 3 स्तरीय लेजर होती है रूबी लेजर, बीच वाली मेटास्टेबल होती है, मेटास्टेबल में पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, उसके बाद आप फोटोन से उसको स्टिमुलेट करते हो और आपको लेजर लाइट मिल जाती है। तो मूलतः क्या होता है, मित स्थायी से फिर मूल स्तरीय बचता है उसके नीचे, 2 बैंड आपने पढ़े होंगे ऐसे सिंपल, और मित स्थायी स्तर था, फिर ये था, यहां से जो आता था वो 6328 एंगस्ट्रॉम के आसपास जो भी इसकी रहती है, तो ये मित स्थायी है इसका, मेटास्टेबल, और ये ग्राउंड है। तो मेटास्टेबल से ग्राउंड में आता है तब आपको लेजर लाइट देता है। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन क्वांटम ने कहा कि तरंग फलन निम्नलिखित से दिया रूप से दिया जाता है, फलंग दिया है, एन का मान पूछ रहा है, लिमिट आपको दे रखी है, सीधा साई स्टार साई कर दो, एन की वैल्यू निकाल दो। बहुत सरल क्वेश्चन, क्वांटम के भी बहुत सरल क्वेश्चन आए रहे अभी तक की जो आई है आपके पास बीएससी की फिजिक्स, वो बहुत इजी आई है। क्या दिया, तरंग फलन दिया है, हम सबसे पहले क्या करें, इसको नॉर्मलाइज करें, तो मान लो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए है, साई स्टार साई से क्या निकालोगे, ए की वैल्यू आ गई, तो तरंग फलन क्या बच गया आपके पास, ये आ गया। तरंग फलन आते हैं, हमें क्या चाहिए फिर इसके बाद, हैमिल्टोनियन एच का प्रत्याशा मान चाहिए, लगा दो हैमिल्टोनियन के लिए समेशन ई एन पी एन आ जाएगा आपके पास, वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर। ये भी क्लासरूम नोट से, टेस्ट सीरीज से भी है, क्लासरूम नोट्स में भी एज इट इज कराया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ तो रह ही जाएंगे बिना बताए मेरे। हाँ, रमन प्रभाव के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। रमन प्रभाव में आप क्या करते हो, स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन आपको, रमन लाइन आपको मिलती है, तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों की चेंज होती है, सीधी सी बात है। तो रमन रेखा मूल रेखा की परितः सम्मित स्थापित होती है, ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा इधर ओमेगा इधर सम्मित है ही। परकिनित फोटोन की आवर्ती हमेशा आपतित फोटोन से कम होगी, नहीं, फिर वो प्लस कहाँ जाएगा, ज्यादा कहाँ होगी, ज्यादा भी तो होगी, ज्यादा वाला कहाँ जाएगा, तो ये बात ठीक नहीं, कम और ज्यादा दोनों होती है। रमन स्पेक्ट्रम परकिनित पदार्थ का विलक्षण बिल्कुल है, स्टॉक्स रेखाएं प्रति स्टॉक रेखाओं से ज्यादा तीव्र होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट, हाँ, ये आपके पास रेखिक त्वरित आ गया, आपसे कह रहा है कि वो t/2 टाइम में, आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स काम में लिया ना, तो t/2 टाइम में क्या करता है, उनके बीच वाले खाली जगह में आ जाता है, और t/2 टाइम में वो क्या करता है, उस नली को पार करता है, ठीक है ना, जो भी पार्टिकल है जिसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो t/2 टाइम में ln उस नली की लंबाई है और vn उसकी वेलोसिटी है एनवी नली में, तो उससे उसको पार करता है, ठीक है, t/2 टाइम में। तो फ्रीक्वेंसी t = 1/f, तो 1/2f ln की वैल्यू निकालो, दी गई है 15 मीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एल आम आपके एक बी में बॉक्स जिसमें भीतर Vx बराबर 0, बिल्कुल 0 है, साइड में इनफाइनाइट आपको दे रखा है, सीमित कण के लिए निम्नतम क्वांटम यांत्रिकी ऊर्जा ई नोट दे रखी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या लिखते हैं, π² h² 2 ml स्क्वायर आ गया, तो ई एन क्या हो जाएगा, सिंपल n² ई नोट हो जाएगा, तो 2n² हो गया आपके पास। अब कह रहा है कि आपके पास कितने हैं एक निकाय के लिए क्वांटम यांत्रिकी मूल ऊर्जा अवस्था है 3 कणों के लिए, कितने, 3 कणों के लिए जिनकी स्पिन आप फर्मियोन्स हैं, इसका भरने के क्या हो गए, अपोजिट स्पिन वाले ही आप एक में भर सकते हो, बाकी दूसरा तीसरा तो अगले में जाएगा, सीधी सी बात है। तो n = 1 n = 2 के लिए आप क्या लगाओगे, ई एन की वैल्यू निकाल दो, ई की वैल्यू निकालो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, एच की प्रथम उत्तेजित अवस्था दे रखी है 2p3/2 - 2p1/2 में से द्विक अंतराल भी दे रखा है, डेल्टा टीएस दे रखा है आपको 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, डेल्टा टी आप जानते हो T⁻⁴ होता है, वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर 29.56 लगभग 29.6 सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा आपके पास। हाँ, इसमें देखो हम जानते हैं कि जिनका चतुर्ध्रुव आघूर्ण है वो 0 होता है, वो सम्मित होते हैं और पूर्णतः गोलाकार होते हैं, सम्मित आवेश वितरण होता है, तो पहला तो ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रोलेट का मतलब क्या होता है, दीर्घाक्ष का मतलब जेड वाली एक्सिस है वो दीर्घाक्ष है, और जेड वाली एक्सिस का दीर्घाक्ष का होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव होगा, क्यों, 3z² - r² लिखते हो ना आप, तो 3z² का मतलब जेड ज्यादा दीर्घाक्ष वाली मूल अक्ष है, तो उसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोलेट पॉजिटिव और ऑब्लेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इसका मतलब ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन केवल ए सही है। क्या कह रहा है नेक्स्ट, जीएम काउंटर, ये भी एग्जाम में से उसमें से आया हुआ, क्लास में से भी करवाया हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला ईटा = 1 - n2
एन आपके पास क्या रहेगा, 6000 काउंट पर मिनट है, ये ध्यान रखना। तो पर सेकंड में आप काउंट को कन्वर्ट करो और वैल्यू पुट करो, तो आपके पास 2 मिली सेकेंड आ जाएगा। हाँ हाँ, ये आपके पास सॉलिड स्टेट का शुरू हो गया। आपके पास क्या करा है, क्रिस्टल के अभाज्य कोष्ठक की जालक नियतांक आपको दे दिए, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। आपको मिलियर इंडाइसिस भी दिए, बिल्कुल दिए, 2 3 1। तो आप PQR निकाल सकते हो 1/h 1/k 1/l से आ जाएगा आपके पास। फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, अभाज्य कोष्ठिकाओं के लिए वहां आपके पास एक्स एक्स जहां काटते हैं उनके अंतखंडों के लिए PAQBRC LX LY LZ। सपोज लेमडा अपने पास है, वो अपन ने कंसिडर कर लिया कि कोई कांस्टेंट लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू अपन कहां से निकाल सकते हैं, 1 by 1 निकाल सकते हैं। जो दिया है एक LX, उससे निकाल सकते हैं। LX दिया है क्या आपके पास, हाँ दिया है ना, इस एक्स एक्स के लिए 1.2 दिया है LX, हाँ दिया है। तो इससे आप निकाल सकते हो LX की वैल्यू, ठीक है, LY की, LZ की, और क्या आएगी 1.2 और 4 एंगस्ट्रोम आ जाएगी। नेक्स्ट देखो जरा, ये साइक्लोट्रॉन का प्रोटोनों को साइक्लोट्रॉन में घुमाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। सीधा फॉर्मूला याद करो, रखो, सॉल्व करो। वैल्यू कितनी, 5.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना सा ही आपको प्रोटॉन का मास 1.67 × 10 - 27 किलोग्राम याद रखना पड़ेगा। बाकी तो सारी वैल्यू इसने दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, हाँ, आयनन प्रकोष्ठ की बात कर रहा है। तो एक आपके पास अल्फा कण आया है, उसकी ऊर्जा 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक आयन युग्म के लिए 34 चाहिए। तो आपको ये चीज ध्यान देना, क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनमें कटने वाली संख्या बहुत इजी आती है, इसीलिए 34 दिए। एग्जाम क्लास में आपने पढ़ा होगा बुक्स में 35, ये भी क्लासरूम का नोट्स का क्वेश्चन है, सॉरी उसका टेस्ट का क्वेश्चन है लगभग। आपके पास इतनी ऊर्जा का आया, एक आयन युग्म के लिए इतनी चाहिए, तो कितने आयन युग्म बने, इतने आयन युग्म बने। क्या रहता है अभी मैक्सिमम का, Ne/C, वैल्यू पुट करो 1.6 मिलीवोल्ट। क्या रहा, बीटाट्रॉन। इससे सिंपल क्या क्वेश्चन आएगा, बनाएगा बीटाट्रॉन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अक्ष किरणें जिनकी तरंग दैर्ध्य दे रखी है, एक सरल घनीय क्रिस्टल से विवर्तन, ब्रेग विवर्तन फॉर्मूला लगाओ, 2D sin θ। दूसरा दे रखा है कौन सा, दूसरा क्रम दे रखा है, तो n की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करो 4.4 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज टेस्ट में दिया गया है। क्रॉनिक पेनिंग मॉडल आपको दिया गया है, फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है, दे रखा है। अगले ने कह रहा है कि उस कंडीशन में कब k बराबर 0 करते ही cos k 1 हो गया, cos k 1 होते ही फॉर्मूला सॉल्व होकर अपने पास यहां तक आ गया। फिर यहाँ के आने के बाद अगला फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि जनाब आप p को भी लेस देन 1 मान सकते हो, रखो p लेस देन 1, वैल्यू आ जाएगी। तो h² p/ma² हो गया। आंसर सही लगा है ना, हाँ सही लगा रखा है। हाँ, नेक्स्ट, दो समान आमाप एवं आकृति के दो क्रिस्टल दे रखे हैं और भी दे रखे हैं। डिवाई ताप उनको उनका अनुपात दे रखा है आपको, न्यून ताप क्षेत्र जहां उष्मा चालकता की दे रखी है। तो क्या उष्मा चालकता स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट आप पढ़ते हो T/θ d की क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। तो वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे आपके पास kb/k कितना 1/8। हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल सी बात है, आराम से कर सकते हो, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। सर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, अपने वाले पोर्शन को भी सर करवाने लग गए। कोई नहीं, बाकी क्वांटम वगैरह का, सॉलिड का, मैथमेटिकल का पोर्शन सर ने बोला था मेरे को करवाना है, पर सर क्या एक्साइटेड हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। हाँ, एक अच्छी बात है कि जिन लोगों ने टेस्ट दिए थे और जो अपना ऑनलाइन चला था कोर्स, यूट्यूब पे फ्री चला था, वो वीडियोस देखे थे, उनको काफी फायदा मिला है। एज इट इज क्वेश्चन आए बहुत सारे, ठीक है, सर ने बताया भी है। ये वाला क्वेश्चन भी आया अभी, ठीक है, टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डाला हुआ था, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, साइन एटी का ये होता ही है, टी साइन एटी का पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, टी की पावर एन होता है, यहाँ पे -1 की पावर एन होता है, डी एन डी एस, डी की पावर एन और डी एस की पावर एन होता है ना। यहाँ अपने पास टी की पावर 1 है तो 1 रखा, डिफरेंशिएशन किया, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 2as। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, अपोन में s² का होल स्क्वायर, ऑप्शन आ जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं, इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में था और नोट्स के अंदर भी था ये क्वेश्चन, तो ठीक है। यहाँ पे RH किसके बराबर होता है, 1/NQ होता है ना,
तो आर एच प्रोपोर्शनल 1/n और ई एफ प्रोपोर्शनल किसके होता है, n की पावर 2/3 रखें तो आर एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगी, ई एफ की पावर -3/2 के। नेक्स्ट आ जाए, सुपर कंडक्टिविटी का है, ये वाला क्वेश्चन भी अपने पास में शायद टेस्ट सीरीज से होगा सर, है ना, टेस्ट सीरीज से या कोई नोट से, दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन भी। बीसी इक्वल्स टू बी नोट 1 - t/tc का होल स्क्वायर दे रखा है अपने को, बीसी दे रखा है 2 दे रखा है, बी नोट निकालना है, यहाँ पे टी दे रखा है अपने को 5 और टीसी दे रखा है 7, रखें वैल्यू तो कितना जाएगा 4.08, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद में एक वर्ग मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, अपने को वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर के पदों में ए को जो भी ए है अपने पास में इसको ए स्क्वायर के पदों में लिख ले, तो ए स्क्वायर लिख लिया, यहाँ इसका होल स्क्वायर इसको हटाया तो ये वाला अपने पास टर्म आया, ए स्क्वायर की जगह क्या रख दे, आई स्क्वायर आई होता ही है, ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट ही आ जाएगा ऑप्शन I - 2A, यानी ऑप्शन 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक लगाने वाला था, लेजेंडरी बहुपदों के लिए लांबिकता फलन क्या होता है, 2/2n + 1 del n n डैश होता है, ठीक है भाई। इसके बाद में कैनोनिकल, क्या बोला गया यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए, कैनोनिकल होना चाहिए, और कैनोनिकल होने के लिए अपने पास में इन दोनों के लिए ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो पॉइजन ब्रैकेट है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से देखते हैं, अपने पास में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक स्मॉल अक्स है, एक वाला अपने पास में कौन सा, स्मॉल पी है, तो अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उल्टा कर दो, अब पी के रेस्पेक्ट में, अक्स के रेस्पेक्ट में, ये रहा अपने पास में कैपिटल अक्स का स्मॉल अक्स स्मॉल पी का रिलेशन, ये कैपिटल पी और अक्स का रिलेशन, यहाँ रखें वैल्यू तो अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 + 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है भाई यहाँ पे हम लोगों ने, देखो यहाँ डॉट वाली समस्या है, ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्यू आई डॉट इक्वल्स टू डेल एच ओवर डेल पी आई, और माइनस का पी आई डॉट इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, डेल एच ओवर डेल क्यू आई होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आरपीएससी को डिलीट ही करना चाहिए, डॉट नहीं है यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा करना है अपने को, यहां पे अपने को डोमिनेंट मोड पूछा है, वेवगाइड के लिए रेक्टेंगुलर है तो TE 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई, देखो क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन को विराम से छोड़ा जाता है, तो ये U = 0 से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, ठीक है, इसके लिए h दूरी से गिरने पर विकिरण द्वारा खोई गई ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में हानि का अनुपात, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी, U पोटेंशियल तो mgh हो ही गया, ठीक है। अब देखो किसी t टाइम पे y कितना लिखा जा सकता है, ut + ½ at², तो u तो 0 है तो 1/2 gt², यहाँ पे p कितना लिखा जा सकता है, फिर यहाँ पे कितने डिस्टेंस का चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, E, और डिस्टेंस कितने ट्रेवल की इसने टी टाइम में, Y डिस्टेंस ट्रेवल की, तो P यहाँ पे कितना जाएगा, ये वाला टर्म अपने पास आ जाएगा। इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूं तो -GE की वैल्यू आ जाएगी। P रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन P रेडिएशन कितना होता है, μ0/6 πc और P डबल डॉट का होल स्क्वायर, रखें वैल्यू। अब ये मान लो कि h डिस्टेंस चलता है t टाइम में, तो उस केस में h कितना 1/2 gt², t की वैल्यू 2h/g आ जाएगी। एनर्जी रेडिएटेड कितनी हो जाएगी, p को किससे मल्टीप्लाई कर दो, t से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, रखो वैल्यू, ये आ जाएगी अपने पास में। u रेडिएशन और u किसका, पोटेंशियल का रखें तो अपने पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, μ0e²/6 πmc2g/h, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टिक लगाना था, तो E किसके बराबर, -del और del बीटा ln z। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, देखिए E किसके बराबर होता है, -del A/del t, A अपने को दे रखा है, डिफरेंशिएशन करना है बस और कुछ नहीं करना,
मैं डेल ओवर डेल टी ए की वैल्यू रख लूं, ये वाली ए की वैल्यू आ गई अपने पास में। log a अपॉन बी को log a माइनस log b लिखा जा सकता है, तो मैंने इस तरीके से लिखा। s है तो डेल ओवर डेल टी, तो डेल ओवर डेल टी करेंगे यानी lns का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वो तो जीरो आ जाएगा। बाकी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद में अपने पास में ये जो रिजल्ट आया वो ये वाला रहा। ये अपने पास में ऑप्शन कौन से में मैच हो रहा है, म्यू नोट आई नोट सी 2 पाई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस किसके बराबर होता है, माइनस डेल एफ और डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, एफ की वैल्यू माइनस के टी एल एन जेड। तो यहां से अपने पास में देखो जेड कितना, जेड वन की पावर एन है, यहां लॉग में रखेंगे तो एन तो इधर आ गया, तो माइनस एन के टी एल एन जेड वन आ जाएगा। यहां पे रख दें, इसको रखें और कैलकुलेट करें तो अपने पास रिजल्ट ही आएगा। अब देखो ऑप्शन वन के अंदर देखो, यहां एस में रिजल्ट आया ये प्लस का, और यहां ऑप्शन वन में ये रिजल्ट किसका आ रहा है, एल एन जेड वन माइनस का आ रहा है। इसलिए अपने को क्या पूछा गया है यहाँ पे, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन वन सही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधा सा था, u इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड। अपने को जेड दिया हुआ है, ये जेड दिया हुआ है, रखें कैलकुलेट करें, ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं, देखो यहाँ पे सुपर कंडक्टर है, अतिचालक है, अतिचालक के लिए अपने पास में कूपर पेयर बनते हैं, तो पेयर वेव फंक्शन होता है। तो डी में ऑप्शन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो डी में ऑप्शन 1 आना चाहिए। तो ए 2 में आ रहा है ना, 2 में आ रहा है और 4 में आ रहा है। साथ में एक और देखें हम लोग, अति तरल हीलियम, ठीक है, सुपर फ्लूइड हीलियम बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर होता है, और लो टेम्परेचर पर रहता है तो क्या होगा, पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने पास में मूल अवस्था फलन होगा, ग्राउंड स्टेट फंक्शन होगा। तो सी में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी में बी आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, बाकी दो को देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, टीसी प्रोपोर्शनल टू कितना, एन की पावर 2/3 हो जाएगा। निम्न ऊर्जा परिकिरण, कुल परिकिरण का 8 क्षेत्रफल में प्रमुख योगदान होता है, एस वेव्स का होता है। पार्शियल वेव एनालिसिस के अंदर हम लोग खूब पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अपने को बोर्न अप्रोक्सीमेशन दिया गया, तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है वो कैसा पोटेंशियल है, सेंट्रल पोटेंशियल है, स्पेरिकल सिमेट्रिक है, तो एफ थीटा लिख दिया हम लोगों ने, फाई नहीं लिखा। -2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू आर साइन क्यू आर वी आर डी आर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में बोर्न अप्रोक्सीमेशन में। हम लोग वी की जगह वैल्यू रख दें Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन में आर की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुटअप की, आर से आर गया तो अंदर ये बच जाएगा। ये वाला अपने को इंटीग्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 0 साइन क्यू आर डी आर इक्वल टू 1/q। भाई देखो यहाँ पे इन्फिनिटी से 0 दे रखा है और यहाँ 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, माइनस के साइन का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है ना, ओके। तो यहां अपने पास में एफ थीटा आ गया। अपने को क्या निकालना है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना, तो एफ थीटा का मोड का स्क्वायर करें तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई, 2Z1 Z2 म्यू ई स्क्वायर एच कट स्क्वायर क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़े, देखिए क्या बोल रहा है, 3 सर्वसम बोसोन, बोसोन दे दिए, बोसोन देते अपने पास में, बोसोन के लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो अप्लाई होता नहीं है, तो 3 बोसोन है, तीनों के तीनों किस में रह सकते हैं, ग्राउंड स्टेट में रह सकते हैं। अपने पास में तीनों आइडेंटिकल है तो मास सबके सेम हो गए। एनर्जी कितनी होती है ग्राउंड स्टेट में, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर, 3 है तो हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, तो 3/2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर आना चाहिए। तो एक तो ऑप्शन 2 में आ रहा है और एक ऑप्शन 3 के अंदर आ रहा है। साथ में देखो अपने पास में ग्राउंड स्टेट का ही वेव फंक्शन पूछा है, तो वेव फंक्शन अपने पास में जनरल कितना होता है, √2/n साइन n पाई अक्स अपॉन l। अब जो ग्राउंड स्टेट में है तीनों ही पार्टिकल, तो तीनों के लिए n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, n1 n2 n3, तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है।
और पहला पार्टिकल मान लो x1 पोजीशन पे, दूसरा पार्टिकल x2 पोजीशन पे, तीसरा पार्टिकल x3 पोजीशन पे, तो अपने पास में कुल मिला के साइन वाला टर्म आना चाहिए। तो इसमें देखो साइन वाला आ रहा है और अपने पास थर्ड में कोस वाला आ रहा है, तो ऑप्शन अपना कौन सा सही बैठेगा? 2 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, आगे चले, सीधा सीधा क्वेश्चन था। पाउली मैट्रिसेस के लिए सिग्मा x और सिग्मा y के लिए अपने पास में कितना जाएगा? कम्युटेशन रिलेशन 2 आयोटा सिग्मा z आ जाएगा। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अपने पास में है कितना? साइन नोट कितना है? अक्स l माइनस अक्स। अब मैं इसको नॉर्मलाइज करता हूं। नॉर्मलाइज के लिए अपने पास में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होनी चाहिए, मान लो कोई कोफिशिएंट, नॉर्मलाइजेशन का कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट कोई a है, और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में नॉर्मलाइज होके जो वेव फंक्शन आएगा वो आएगा 30/L⁵ का अंडर रूट। अब अपने को क्या निकालना है? यहाँ पे एक वी में बॉक्स के अंदर है, तो एक वी में बॉक्स के अंदर तो v 0 होता है, तो अपने पास में टोटल हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा? -h²/2m d2/dx² हो जाएगा। अपने को क्या निकालना है? वेरिएशनल मेथड से ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, तो अपने को एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला वेरिएशनल मेथड में साई स्टार h साई dx 0 से लिमिट कितनी है? l दे रखी, क्योंकि 1D बॉक्स है 0 से l तक का। ठीक है, यहां पे रखें वैल्यू, कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करेंगे तो 5h²/ml² आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 आएगा। ठीक है, कोई समस्या? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन तो सर करवाएंगे, मैं भावनाओं में नहीं बहूंगा। ज्यादा टफ आया नहीं है, पीजी वाला पोर्शन बहुत सिंपल पोर्शन आया है, बहुत सरल आया है। क्या आया है? एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिया है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और RF4 R1 की वैल्यू भी आपको दे रखी है, 1 किलो 1 किलो में दे रखी है। ठीक है, और इनपुट जो पीक है, पीक टू पीक है, वो आपके पास +5 से -5 दे रखा है आपको। आउटपुट क्या होना चाहिए आपके पास? V0, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से सीधा सा -VI आना चाहिए। इसका वैल्यू तो पीक टू पीक वही रहेगी, सीधी सी बात है। जस्ट इसका क्या होना चाहिए? इन्वर्टिंग होना चाहिए। इसका इन्वर्टिंग आपके पास ये रहा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? ये आपके पास क्या आया है? क्लीपर आया है, बहुत सिंपल सा है। क्लीपर में देखिए आपको बताया था, जैसे डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस में होता है तो क्या होता है, यहां जैसे रेफरेंस वोल्टेज नहीं होता तो आप क्या करते थे? जैसे प्लस आया आपके पास, प्लस हाफ जैसे ही आता है, पीक वैल्यू अपन कंसिडर करते हैं इसकी, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? प्लस आती है डायोड फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में आते आइडियल डायोड कंसिडर कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइस में होते आपके पास क्या रहेगा? आउटपुट 0 मिलेगा। ये था, लेकिन ये जैसे ही फॉरवर्ड बाइस में डायोड होता है, यहां देखना फॉरवर्ड बाइस में होते ही क्या रहता है? यहां VR लग गया, तो इस कंडीशन में आपको VR एटलीस्ट मिलेगा, आउटपुट 0 नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट VR मिलना चाहिए प्लस हाफ के लिए, तो VR इसमें प्लस में मिल रहा है। नेगेटिव वाला ये ओपन हो जाएगा तो डायरेक्ट आपको आउटपुट में मिलेगा नेगेटिव एज इट इज, पूरा का पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्लीपर था आपके पास, रेफरेंस वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट था इसमें। हाँ, बुलियन अलजेब्रा से आपके पास बहुत सिंपल सा आ गया एडर सर्किट, एक तरह का सम और कैरी के रूप में। क्या देता है एडर सर्किट में? ये जॉर गेट आपके पास है, ए जॉर बी, ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये ए बी आपके पास रहता है। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल दे दिया इसने, ज्यादा टफ दिया नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी करके उसने बता दिया आपको। क्या बताया उसने? एक तरीके से जैसे इसमें किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताऊं तो आपकी ज्यादा इजी समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है? देखो, इसने थोड़ा सा लिखने का तरीका, इसका बताने का थोड़ा सा चेंज हुआ, और कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ लिखने का तरीका चेंज? बस यही हुआ। ये कहना चाह रहा है कि ए यहां लिख दिया, बी यहां, सी यहां, डी यहां। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 रो हैं, इन 2 रो में ए वाले जो आएगा आपके पास टर्म, वो ए वाला जो डिजिट, वो आपके पास इनपुट वेरिएबल आएगा, वो प्लस आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सॉरी। और बाकी इनमें ए माइनस आना, सॉरी 0 आना चाहिए। बी इन रो के लिए बी 1 रहेगा, सी इन रो कॉलम के लिए 1, और डी इन कॉलम के लिए 1 रहेगा। बात वही है जो अपन करते हैं रेगुलर, बस
लिखने का तरीका अलग है। इसको अपन ऐसे ही तो करते हैं, आपको ध्यान हो तो बताऊं आपको। देखो आप कहोगे सर ये तो वो ही हो गया, और हमने तो इस लिखने के चक्कर में इसको किया नहीं, अदरवाइज हम कर ही देते, जचा ही देते काम, जचा देते आप। ये ए बार बी बार यानी 0 0 लिखते हो, ये ए बार बी, क्योंकि यहां देखो ए को बार में ही लेना, ये ध्यान रखना आपको। अगला कह रहा है कि ए बार ही आना चाहिए, ए इनमें प्लस है तो ये क्या होगा, ए बी बार, सॉरी ए बी, क्योंकि ये भी देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये वापस से मिटाना पड़ेगा मेरे को। इतना से ही चाहिए अपन को, ज्यादा नहीं चाहिए डिक्शनरी का। क्या कह रहा है, ए इनमें रहना चाहिए तो ये ए बार आना चाहिए। ओहो क्या हो रहा है, ठीक है हो गया ये। बस इतने से हो जाएगा। देखो ये ए बार होना चाहिए और इसमें भी ए बार होना चाहिए, इसमें ए प्लस का रहना चाहिए और इसमें भी ए प्लस का रहना चाहिए, ये ध्यान रखोगे। बी इन दोनों में प्लस का तो बी इन दोनों में प्लस का रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या रह गया, बी बार, और ये क्या रहता है आपके पास, ए बी बार, सही है। यहाँ आपके पास ये कह रहा है कि सी इन में बार का रहना चाहिए, सी बार, और यहाँ भी सी बार, यहाँ सी प्लस का और यहाँ भी सी प्लस का। कह रहा है कि डी इन दोनों में प्लस रहेगा तो डी यहाँ प्लस रहेगा, डी यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ डी बार हो जाएगा और यहाँ डी बार बचेगा, ठीक। वही कॉन्सेप्ट, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट। ऑक्टेंट बनाओ, क्वाड्रेंट बनाओ, और जो आपके पास बनते हैं आपके पास जितने भी पॉसिबल ये वाले ग्रुप आपके पास, वो बनाओ आप। 3 ग्रुप बन गए। क्या कह रहा हूं मैं, 4 4 के 2 ग्रुप बना लिए, 4 का ये बन गया, एक ये इधर वाला बन गया और एक 2 का बन गया, सारे कवर हो गए, कोई नहीं बचा। तो क्या रहा, इस वाले में क्या रहा, ए बार और सी बार है, ए बार सी बार है। इस वाले ग्रुप में देखो 4 वाला जो मैंने बनाया, इसमें ए बार है और इसमें क्या है, डी बार कॉमन है, तो ए बार डी बार है, और इसमें ए बी और सी बच गया आपके पास। बहुत सिंपल था, बहुत सरल था, वो टाइम लगना ही नहीं था, बात वही थी, बस लिखने का तरीका ही था। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए इसमें, ए बार सी बार, ए बार डी बार और ए बी सी, बात वही थी। नेक्स्ट, बूलियन व्यंजक दे रखा है, देखो मैंने यहाँ लाइन खींच के सीधा कर दिया, ये और सीधी 1 लाइन का मतलब ये वाले, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ई आ गया, एबीसीडी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ई बच गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। दूसरा डबल लाइन वाले में देखो, इसमें भी सीधी सी बात, ए बी सी बार डी बार कॉमन, इसमें से भी कॉमन, ये कॉमन, जैसे इनकी वैल्यू पुट करी आपके पास सोल्यूशन आ गया, क्या, ए बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉनिक्स तो इस बार यूं मानो आपके लिए तो क्या ही कहें, इतनी सरल आई है। हाँ, 2v3/2 अवस्था में एक परमाणु के लिए लेनले गुणांक जी का मान है। बिल्कुल, ये तो क्लासरूम का क्वेश्चन है, नोट्स का क्वेश्चन भी और एक तरह से टेस्ट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है। 4/3 वहां ऑप्शन हुआ करता था, हमने जहां दिया था टेस्ट में, यहाँ 1/1.33 इसने पूछ लिया। नेक्स्ट, ईएसआर में देखो आपके पास रेजोनेंस किन के लिए कंसिडर करता है, वो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए कंसिडर करता है। इसमें केवल जिंक ऐसा था ट्रांजिशन एलिमेंट एक तरह का, जिसमें ये क्या था, अनपेयर्ड नहीं था, पेयर्ड था। बाकी सारे के सारे में क्या रहता है, अनपेयर्ड बचता है, तो वो रेजोनेंस दिखाते हैं, ये शार ना दिखाते हैं। तो आपके पास आंसर क्या रहा, जिंक। आंसर लगाया क्या अपन, हाँ लगा रखा है जिंक, ठीक है। नेक्स्ट, जो रेजिस्टिविटी थी वो किस तरीके से डिपेंड करती है, टेम्परेचर, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट e⁻⁻ था, सीधी सी बात थी। एलन ले लो, क्या रहेगा, एक सरल रेखा का समीकरण 1/t में, किसमें 1/t, और एलन सिग्मा में चाहिए था। ये माइनस का स्लोप होगा e⁻2 के, तो इसका माइनस का रहेगा आपके पास स्लोप। एक ही आपके पास ग्राफ बचता है ऐसा, इसमें नेगेटिव स्लोप यहाँ है, सीधी रेखा का। फर्मी लेवल आपसे पूछ रहा है, सिंपल वोल्ट में दे दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने पास आंसर आता है, आप कंफ्यूज ना रहे इस बात को लेकर के। फर्मी लेवल का आपके पास फॉर्मूला ये है ही, फर्मी लेवल आपके पास है। कह रहा है कि NC/ND है, ND को वो इंक्रीज कर रहा है 10⁻³ टाइम्स कर रहा है इतने गुणांक से, तो EF डैश होगा, EF डैश माइनस EF, डेल्टा EF ही निकालना था, सिंपल 3 kT ln 10 हो जाता। वैल्यू पुट करो 178, इसके सिमिलर आंसर जो था इसके आसपास वाला 172.7, जो आंसर आपके पास आ रहा है थर्ड ऑप्शन में वो रहेगा। नेक्स्ट क्या रहा है,
एक गामा विकिरण 5, जिसकी ऊर्जा कितनी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, युग्म उत्पादन करती है। देखो युग्म उत्पादन करने के लिए हम सिंपल सी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर जो उत्पन्न होता है वो कितनी ऊर्जा ले लेता है, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको चाहिए। 5 की गामा है तो आराम से कर सकती है, इसका करेगी तो उसके पास जो एनर्जी बचेगी वो किसको मिलेगी, जो पेयर प्रोडक्शन में जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन उनकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिल गई। वो तो दोनों क्यों मिली, दोनों की मिली तो आधी आधी बटेगी। ये तो या कह रहा है, अगर यहां कहता ई बार और ई प्लस दोनों की एक साथ पूछता तब तो बात ये होती कि ये आंसर यही खत्म हो जाता था। ये कह रहा है कि दोनों में से किसी एक को आधी आधी बट जाएगी सिमिलरली, तो कितना 1.989 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विशेष परिस्थितियों में क्रिस्टल जालक में बद्ध विशेष परमाणु नाभिक के द्वारा गामा किरणों के उत्सर्जन अनुनादी अवशोषण से संबंधित है। मैश बोर सीधी सीधी लाइनें थी, जैसे आप मैश बोर ओपन करते हो बुक में सीधा सीधा था, ज्यादा टफ था ही नहीं। ये सेल मॉडल का क्वेश्चन आपके पास आया। Z13 है, जब आप भरोगे तो 1D 5/2 में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो क्या रहा, डी के लिए L बराबर 2, तो पैरिटी तो सम हो गई और 5/2 आपके पास हो ही गया। हाँ, ये आपके पास, ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है और इसकी तो कहने की नहीं है। हर एग्जाम में जाओ आपको या तो K की वैल्यू पूछ लेता है या Q की वैल्यू पूछ लेता है। डिसइंटीग्रेशन करवाता है जैसे ही अल्फा कण का, तो A/A-4 की अल्फा आपको दे रखी है, क्या आएगा 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये दे रखा है आपको, गैमाओ थ्योरी में दे रखा है। गैमाओ थ्योरी का सीधा सीधा फॉर्मूला था लैम्डा बराबर V/2RT। आप ln लेते हो, T की वैल्यू क्या लेते हो, e की पावर -2g की करस्पॉन्डिंग लेते हो, आप कंसिडर करते हो, पुट करते हो तो -2g कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास मिल जाता है। ओमेगा नेगेटिव क्वार्क संरचना बहुत बार बता चुकी, ये तो टेस्ट में भी एज इट इज दिया हुआ हमारा, पिछला जो MSc वाला टेस्ट था उसमें दे रखा है इसको। क्वार्क संरचना क्या रहती है इसकी, SSS रहती है, क्योंकि स्ट्रेंजनेस 3 है उसकी और SSS में 3 स्ट्रेंजनेस आपको चाहिए, वो आपको मिलता है। ये क्वेश्चन तो JPG करवा रहे हैं, चलो JPG से ही करवाते हैं ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो ये कहा गया है कि एक भौतिक राशि है जिसका जो द्रव्यमान है m वो डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटीज आपको दे रखी है, एक वेलोसिटी है, एक एक्सेलरेशन a है, अक्ष निर्भर कर रही है मास, वेलोसिटी और a पर। तो यूनिट डायमेंशन में अपन क्या करते हैं, जो डिपेंड करेगी अक्ष प्रोपोर्शनल टू, मान लिया m⁻p, v⁻q और a⁻ मान लिया r। c तो डायमेंशन लेस है, तो इसका तो हो गया m0 l0 t0। अब इसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो अक्ष की विमा है, डायमेंशन अब किसके समान है, फोर्स का कितना हो गया m1 l1 t-2। फिर मास का कितना हो गया m, v वेलोसिटी का हो जाएगा lt-1 और एक्सेलरेशन का हो जाएगा lt-2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ m की पावर, m का इधर 1 हो गया, इधर कितना हो जाएगा p, तो p बराबर हो गया 1। l की पावर इधर कितना है 1, इधर हो जाएगा देखो q प्लस r, तो q प्लस r बराबर 1। और फिर t की पावर इधर तो -2, इधर हो गया -q -2r, तो -2 बराबर -q -2r। सोल्व करेंगे तो ये वैल्यूज मिल गई अपने पास, p बराबर 1, r बराबर 1 और q बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक धातु का एक गोला है का घनत्व उसके द्रव्यमान और व्यास का मापन करके किया जा रहा है। तो गोले के घनत्व में प्रतिशत त्रुटि इस प्रकार से दे रखी है, तो अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला रो इज इक्वल टू m/v, m/v हो गया तो m/4/3 πr3। प्रतिशत त्रुटि फाइंड आउट करें तो इसका डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, m का हो जाएगा डेल्टा m/m इंटू 100। अब कुछ नहीं कहा जा रहा है, पावर मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे तो साइन किसका आएगा, प्लस का। इसकी पावर 3 है, 3 पहले आ जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। ये हो गया m में प्रतिशत त्रुटि। m में प्रतिशत त्रुटि आपको दे रखी है 6%, तो ये वाली वैल्यू 6% हो गई। ये दे रखा है 1.5, तो 3 गुणा 1.5 4.5, 6 और 4.5 हो जाएगा 10.5%। इसको कह रखा है इस प्रतिशत त्रुटि को अक्ष अपॉन 100, तो अक्ष अपॉन 100%, अक्ष बराबर 100 से मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1050, 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक मीनार के शिखर से एक गेंद को गिराया जा रहा है, जैसे यहां से छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u बराबर 0।
nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला u प्लस a बाई टू 2n-1 गिराया जा रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी 0। प्रथम सेकंड में फाइंड आउट करें तो t बराबर 1 रखा, वो कह रहा है फर्स्ट सेकंड में कितनी ट्रेवल कर रहा है अक्स, तो अक्स का मान आ गया u प्लस a। मोशन अंडर ग्रेविटी में a का मान किसके बराबर होगा g के बराबर, तो g बाई 2 इंटू n मतलब पहले सेकंड में 1-1 सोल्व किया तो यहां से अक्स का मान कितना आ गया g बाई 2। फिर अंतिम सेकंड में ये nवें सेकंड में तो nवां सेकंड अपने अंतिम मान लिया, उसमें डिस्टेंस कितनी दे दी 7x, प्रारंभिक वेग u कितना हो गया 0 प्लस g बाई 2 अक्स का मान अपने पास यहां से g बाई 2 मिला था, वो यहां पुट कर दिया 7g बाई 2, g बाई 2 से g बाई 2 कैंसिल हो गया, 2n-1 बराबर 7, 2n बराबर 8, n बराबर कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक 10 किलोग्राम का सूटकेस है, वो बस की फर्श पर रखा जा रहा है, उस दोनों के बीच घर्षण गुणांक दे रखा है म्यू का मान 0.2। अधिकतम त्वरण क्या होगा ताकि सूटकेस फिसले नहीं, इसके ऊपर अपन ने रख रखा है इसको, तो क्या होगा जैसे मान लो बस का एक्सेलरेशन इस तरफ है a, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा पीछे की ओर m इंटू ए, वो सूडो फोर्स इसको पीछे खिसकाना चाहेगा, रोकने का काम कौन करेगा फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन लगेगा आगे की ओर। अब जब तक ये वाला एम ए का मान एफ मैक्सिमम तक होगा तब तक तो ये रुका रहेगा, और उससे ज्यादा होगा तो पीछे फिसल जाएगा, तो वो कंडीशन अपन ने लगा दी न फिसलने के लिए। एफ मैक्सिमम का मान जो है उससे या तो बड़ा या कम से कम क्या होना चाहिए बराबर। इसका मान एफ मैक्सिमम होता है म्यू एस इंटू एन, एन होता है यहां से देखो ये रहा एन, इस तरफ क्या लगेगा एम जी, तो एन का मान किसके बराबर हो जाएगा एम जी, तो ये हो गया म्यू एस इंटू एम जी। वैल्यू अपने पुट कर दी, एम से एम कैंसिल हो गया, ए शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। म्यू एस का मान 0.2, जी का मान 9.8, सोल्व किया तो ए का मान आ गया 1.96 से बड़ा या बराबर, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 1.96। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक गेंद को धरातल से थीटा कोण पे फेंका जा रहा है, थीटा कोण पे धरातल से फेंक रहे हैं अपन, 1 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गई और कह रहा है कि 2 सेकंड बाद वो क्षैतिजतः गतिमान है, इसका मतलब 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल होगी, और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस प्रक्षेप्य पथ में केवल हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, इस वाले पॉइंट पर। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में समय कितना लगेगा 2 सेकंड। ठीक है, अब इस पॉइंट की बात करें अपन, यहां वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं वैसे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो इस वाले पे तो केवल हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल वाला क्या होगा 0। अब किसी भी पार्टिकल को जैसे अपन फेंकें इनिशियली u वेलोसिटी से, उस पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अंडर है g लग रहा है, तो t टाइम बाद में अगर वो यहां पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u माइनस gt। तो यहां अपन वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करें, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी थी u साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड, तो u साइन थीटा माइनस 2g हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं यहां तो वर्टिकल तो है ही नहीं ना, केवल हॉरिजॉन्टल ही है, तो इसको अपन ने 0 के बराबर कर दिया, तो u साइन थीटा का मान कितना मिल गया अपने को 2g। इस पॉइंट की बात करते हैं, यहां कितने टाइम बाद आ रहा है 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद तो y कंपोनेंट लिखे, सेम यही तरीका u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, टी कितना हो गया 1। ठीक, वेलोसिटी अपन ने यहां कितनी मान ली v1, आपको कह रखा है एंगल 45 डिग्री है, तो इधर वाला कोस 45 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा साइन 45, तो v1 साइन 45 हो गया v1 बटे अंडर रूट 2, और इस हिसाब से अपन ने निकाला t टाइम बाद, तो वेलोसिटी कितनी आ गई u साइन थीटा माइनस जी। इसका मतलब एक इक्वेशन अपने पास यहां से मिल गई, देखो u साइन थीटा माइनस जी का मान कितना आ गया v1 बाई अंडर रूट 2। दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर v1 माना है तो ये कितना हो जाएगा v1 कोस 45, कोस 45 कितना होगा v1 बाई अंडर रूट 2। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अनचेंज रहता है, तो इनिशियली आपने u से फेंका था, वर्टिकल u साइन थीटा था, हॉरिजॉन्टल कितना था u कोस थीटा, ये दोनों सेम रहेंगे, मतलब u कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा v1 बाई अंडर रूट 2, तो ये वाला हो जाएगा u
v1 बाई अंडर रूट 2 का मान कितना आ जाएगा अपने पास, u cos थीटा। अब दोनों ही v1 बाई अंडर रूट 2 की वैल्यूज हैं, ये ले रहा हूं डायरेक्ट, दोनों को बराबर कर दो आपस में। बराबर कर दिया तो v1 बाई अंडर रूट 2 इधर, v1 बाई अंडर रूट 2 इधर, u cos थीटा बराबर u sin थीटा माइनस जी। u sin थीटा का मान कितना आया था अपने, 2g माइनस जी, u cos थीटा कितना आ गया, जी। अब u cos थीटा भी है अपने पास, u sin थीटा भी है, दोनों को वर्क करके जोड़ दिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। u sin थीटा 2g था, 4g स्क्वायर आ गया, ये आ गया g स्क्वायर, u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो u स्क्वायर बराबर 5g स्क्वायर, तो u का मान अंडर रूट 5g आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वैसे आप ये जो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, अपने को बताया कि प्रोजेक्टाइल की कंप्लीट में टाइम लगता है 2u sin थीटा बाई जी। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 सेकंड में मैक्सिमम ऊंचाई तक जा रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं अपन कि u sin थीटा अपॉन g का मान 2 सेकंड हो गया, वहां से भी u sin थीटा आ जाएगा, किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट ये कह रहा है कि m मास का एक कण है, y बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर द्वारा दी जाती है, कण पर लगने वाले बल का मान। y एक्सिस जैसे अपन ये माने ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो वैसा देखा जाए तो ये वाली इक्वेशन ut प्लस हाफ gt स्क्वायर प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। प्रोजेक्टाइल में जब पार्टिकल ऐसे मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी को अपन 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होती है ना, वो तो अपन सिंपल लाइन की इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, और y वाली है वो प्रोजेक्टाइल टाइप की है। इसका मतलब ये प्रक्षेपे के अधीन गति हो रही है। अब प्रक्षेपे के अधीन गति हो रही है तो वो गुरुत्व के अधीन, प्रक्षेपे गति जो होती है वो गुरुत्व के अधीन होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो किसका लगेगा, ग्रेविटी का, तो F बराबर कितना हो जाएगा, mg, तो फोर्स होगा F बराबर mg। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश है तो अंतर का परिमाण होगा। तो यूनिट वेक्टर है अपने पास, एक मान लिया n1, उसका परिमाण कितना हो गया 1, दूसरा n2 केप, उसका परिमाण भी कितना हो गया 1। आपको कह रहा है इनका योग इकाई सदिश है, योग मतलब n1 केप प्लस n2 केप बराबर 1। ए केप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो n1 केप स्क्वायर n2 केप स्क्वायर ट्वाइस n1 n2 केप कोस थीटा बराबर 1। वैसे अंडर रूट आता है लेकिन वर्क करने पर 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n1 यूनिट वेक्टर है तो n1 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी 1, 2 टाइम्स n1 का परिमाण भी 1, n2 का भी 1, कोस थीटा बराबर 1, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 2, कोस थीटा का मान कितना हो गया -1/2। थीटा फाइंड आउट करना नहीं, हालांकि अपने को 2π/3 हो गया। अब अपने को पूछा डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, तो डिफरेंस का फॉर्मूला वही हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा होता है, अंडर रूट लगा दिया। n1 यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, n2 यूनिट वेक्टर 1 माइनस 2, ये भी 1 1, कोस थीटा का मान कितना आ रहा है -1/2, कितना हो गया 3, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना हो गया अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दो गेंदे आइडेंटिकल हैं, एक समान है, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है 3 किलोग्राम, टक्कर कौन सी हो रही है, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। पहली गेंद का वेग u1 बराबर 5 मीटर पर सेकंड, दूसरी की ओर जा रही है जो विराम में है, मतलब u2 बराबर क्या है 0। टक्कर के बाद उनके v1 और v2 फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के बाद वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज होगी मतलब जो टक्कर से पहले की थी वो दूसरे की हो जाएगी, तो पहले की क्या थी 5, वो तो दूसरे की हो जाएगी, तो v2 का मान तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरे की थी वो टक्कर के बाद किसकी हो जाएगी पहले की, तो v1 का मान कितना हो जाएगा 0, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रखा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कण है, उसकी स्थितिज ऊर्जा को दर्शा रखा है, उसकी टोटल एनर्जी ई लिख रहा हूं, वो दे रखी है आपको 12 जूल, तो कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। देखो अब ये कह रहा है जैसे अधिकतम चाल अक्ष बराबर 6 पर प्राप्त होती है, तो अक्ष बराबर 6 पर बेटा देखो
पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये शो कर रहा है कि अक्ष बराबर 6 पर वो यहाँ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई अक्ष बराबर 6 पर, इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी किसके बराबर हो गई, काइनेटिक। टोटल एनर्जी काइनेटिक के बराबर हो गई। टोटल कितनी देर की है, 12 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 mv²। मैक्सिमम इसलिए लिखा क्योंकि ये 0 है, तो काइनेटिक क्या हो गई, मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम यहां से कितना आ गया, 2√6। जबकि ये आपको ये कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन ये है कि कण की अधिकतम चाल कितनी आ रही है, 2√6 आ रही है। जबकि इस वाले में क्या कह रखा है, 6√2। इसका मतलब ये वाले में जैसे वैल्यू आपको जो दे रखी है वो आ रही है 2√6 आ रही है, उसमें दे रखा है 6√2। क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया। तो 6√2 इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई गलत वाला पूछा है और गलत में इसमें आंसर दे रखा है 6√2, अपने कितना आ रहा है, 2√6। इसका मतलब दूसरा जो ऑप्शन है गलत वाला पूछा है वो सही हो जाएगा। उसके अलावा और क्या क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, अक्ष बराबर 1 और अक्ष बराबर 8 ऐसे पॉइंट है जो पीक पॉइंट है। मतलब एक अक्ष बराबर 1 में यहां पहुंच रहा है जैसे ग्राफ, 8 में भी ऐसे इस पीक पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, 0। तो जिन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वो क्या होते हैं, टर्निंग पॉइंट, वर्तन बिंदु। इसका मतलब ये पॉइंट भी सही है कि अक्ष बराबर 1 और अक्ष बराबर 8 क्या है, वर्तन बिंदु। फिर अक्ष बराबर 2 पर, अक्ष बराबर 2 पर पोटेंशियल एनर्जी 4, वो ग्राफ से देख रहे हैं अपन। अक्ष बराबर 2 से ग्राफ को ड्रॉ करके देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी देर की है, 4। अपने को पता है टोटल का सम 12 है, तो 12 - 4 कितना हो गया, 8। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 8। सोल्व किया तो वेलोसिटी का मान कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, और ये जो ऑप्शन अपन को कह रखा है वो आंसर में ऑप्शन में दे रखा है 6√2 और अपने कितना आ रहा है, 2√6। इसका मतलब दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा इसमें। हालांकि गलत पूछा है अपने, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से वो दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या की पतली वृत्ताकार वलय का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछा है। तो वलय है अपने पास, उसका केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष कितना होता है, mr²। आपको ये पूछा है तो डायरेक्ट याद होगा, ये तो mr²/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कण है आर त्रिज्या के वृत्त पर गति कर रहा है, अभिकेंद्रीय त्वरण समय के फलन के रूप में दे रखा है। अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, v² ये आ गया, तो v का मान कितना आ गया, krt। अब आपको ये पूछा है कि परिणामी त्वरण द्वारा स्पर्श रेखा की दिशा से बनाया गया कोण अल्फा है। देखो ये कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, इसका स्पर्श रेखा त्वरण स्पर्श रेखा की दिशा में ए टेंजेंशियल और अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर, दोनों का परिणामी कहीं बीच में आएगा ना। आपको कह रखा है कोण अपने को जो बनाना है वो स्पर्श रेखा के साथ अल्फा बना रहा है, तो स्पर्श रेखा के साथ मतलब ये वाला कोण क्या बना रखा है, अल्फा। तो यहां से tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना हो जाएगा, AC/AT आ जाएगा। अब अपने पास वेलोसिटी आ गई v बराबर krt। इसका डिफरेंशिएशन करें बेटा अपन, तो dv/dt कितना आ जाएगा, kr। ये होता है स्पर्श रेखीय त्वरण, at का मान होता है dv/dt वो तो kr आ गया। ac अपने को दे रखा है tan अल्फा AC/AT, k²RT² कितना हो जाएगा, kt²। तो अल्फा कितना होगा, tan इनवर्स kt²। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 2 किलोग्राम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का एक गोला क्षैतिज धरातल पर कोणीय चाल ओमेगा से बिना फिसले लुढ़क रहा है। इसका मतलब ये प्योर रोलिंग हो गई, शुद्ध लौटनी गति हो गई। आपको पूछा है कोणीय संवेग, तो बेटा शुद्ध लौटनी गति जो होती है उसको अपन इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में शुद्ध घूर्णन गति मान सकते हैं। वैसे शुद्ध रोलिंग जो है इसके सापेक्ष शुद्ध घूर्णन मान सकते हैं, तो इसके सापेक्ष शुद्ध घूर्णन माने
इसका मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो ये गोलीय कोश है, इस वाले पॉइंट के सापेक्ष कितना होता है 2/3 mr², और प्लस क्या लिखेंगे mr²। तो समांतर अक्ष थ्योरम से I अबाउट P कितना हो गया 5/3 mr²। मतलब हमने ये मान ली कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो मोशन है ना वो प्योर रोटेशन होगी, प्योर रोटेशन होगी। L का फॉर्मूला क्या होता है I ओमेगा, I की वैल्यू पुट कर दी 5/3 mr² ओमेगा। L आपको दे रखा है α/3 r² ओमेगा, तुलना करोगे α/3 का मान आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अल्फा बराबर 5m, m का मान 2 किलोग्राम, तो कितना हो गया 10। नेक्स्ट, एक आवर्तकाल में कण द्वारा तय दूरी, जैसे यहां से शुरू हुआ एसएसएम में 0 से, फिर मैक्सिमम तक जाएगा, वापस 0, फिर मिनिमम, फिर वापस 0, यहां से यहां तक t/4, फिर t/4, फिर t/4, फिर t/4, एक आवर्तकाल हो गया। तो 0 से a तक a, फिर a, फिर a, फिर a, टोटल कितना हो जाएगा 4a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है बाईं ओर का ब्लॉक जिसका द्रव्यमान m है v वेग से चलता हुआ दाहिनी ओर के ब्लॉक से जिसका द्रव्यमान m है अप्रत्यास्थ टक्कर करके उसे चिपक जा रहा है। ये देखो, ये इस तरफ से जा रहा है, इससे अप्रत्यास्थ टक्कर करके इससे चिपक रहा है, तो कोई सी भी टक्कर उस रेखीय संवेग संरक्षण लागू होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से टक्कर से पहले इसका द्रव्यमान m, वेलोसिटी v, ये रेस्ट पे था तो 0 हो गया, बराबर टक्कर के बाद दोनों चिपक जाएंगे, चिपक के कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, वो लिख दिया अपन ने v डैश, v डैश का मान आ गया v/2। अब उसके बाद दोनों चिपक के मूव करेंगे तो सारी एनर्जी काइनेटिक, जैसे जैसे आगे जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्प्रिंग एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक वाली जब पूरी स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस समय ये रुकेगा। तो मैकेनिक एनर्जी कंजर्वेशन से टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2। अब दोनों है मास, तो टोटल मास हो गया m + m, वेलोसिटी कितनी है v/2 का स्क्वायर, स्प्रिंग एनर्जी 1/2 kx²। अपने को पूछा है अधिकतम विस्थापन, तो अक्ष की जगह हो गया a, सोल्व किया, a का ये मान मिल जाएगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग की इक्वेशन ऐसे दे रखी है 5 sin 1 सेंटीमीटर अक्ष इनवर्स। वैसे इसमें करेक्शन है, करेक्शन ये है कि होना तो ये बोनस सही उस हिसाब से, तो ये सेकंड दे रखा है, जबकि वास्तव में वेव की इक्वेशन y बराबर a sin kx - ओमेगा t टाइप हो, तो ये ओमेगा जो आ रहा है तो सेकंड इनवर्स में आना चाहिए ना, ये सेकंड में दे रखा है, तो उस हिसाब से तो ये बोनस है। सेकंड इनवर्स माने तो k ओमेगा का मान 60 आ गया, तो t कितना होता है 2π/ओमेगा, π/30। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिस की कार जिसकी सायरन की आवृत्ति f0 स्थिर प्रेक्षक की ओर 25 मीटर पर सेकंड से, जैसे अपन ये मान ले सायरन ये वाला मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर है वो यहाँ रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ साउंड v दे रखा है आपको, वायु में ध्वनि की चाल है, तो प्रेक्षक कौन सी आवृत्ति सुनेगा। इस वाले केस में f का फॉर्मूला f = f0 v/p - vs। f0 कितना है बेटा 700, v है ध्वनि की आवृत्ति 343, फिर 343 माइनस vs सोर्स की वेलोसिटी कितनी है 25, सोल्व करोगे f ये आ जाएगा 755 हर्ट्ज। नेक्स्ट देखो, दो तरंगे दोनों की आवृत्ति सेम है, तरंग दैर्ध्य सेम है, आवृत्ति दे रखी है अपने को तो ओमेगा हो गया 2πf, उसके बाद तरंग दैर्ध्य दे रखा है तो k का मान हो गया 2π/λ, 2π/λ से तो k का मान कितना हो गया पाई सेंटीमीटर। इक्वेशन लिख ली दोनों की। पहले केस में ये कह रहा है द्वितीय तरंग समान स्थान पर, दोनों मतलब पोजीशन सेम है, टाइम दोनों का अलग है, तो पहली की इक्वेशन y1 बराबर a sin ओमेगा t - kx, दूसरे की y2 बराबर a sin ओमेगा t। वो कह रहा है दूसरी वाली पहली की इतने टाइम बाद उत्पन्न हुई है, तो टाइम कितना हो गया t + 0.15 माइनस kx। हमें क्या फाइंड आउट करना है कलांतर, तो ये कला है तो दोनों का अंतर कलांतर हो गया, इसमें से ये माइनस करोगे 200 πt कैंसिल होगा, kx कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा अपने पास 200 पाई इंटू 0.015, सोल्व करोगे कितना हो जाएगा 3 पाई, मतलब ये ऑप्शन सही है। अब कह रहा है दूसरे में टाइम तो सेम है, पोजीशन अलग अलग है, दूसरे वाली पहले से 4 सेंटीमीटर पहले उत्पन्न हुई है,
फॉर्मूला देखो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पहले का आ गया, टाइम दोनों में सेम है, यहाँ टी हो गया यहाँ टी हो गया, उसकी पोजीशन क्या मानी थी अपन ने, अक्स, दूसरे वाले के 4 सेंटीमीटर पहले तो क्या मान लिया, अक्स -4, वही कलांतर के लिए दोनों का क्या ले लिया, डिफरेंस कितना आ गया 4 पाई, इसका मतलब दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है गोलीय कोष अपने पास, तो कोई गोलीय कोष है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। पोटेंशियल का फॉर्मूला यही तो होता है, अंदर जो होता है, अगर जैसे आर लेस देन आर की बात करें तो फॉर्मूला होता है -GM/कैपिटल आर, और आर ग्रेटर देन आर की बात करें तो -GM/स्मॉल आर। इस टाइप का सा ग्राफ बनता है, जैसे ये आर बराबर आर है तो यहां तक तो क्या रह गया कांस्टेंट, और अंदर कैसे बाहर कैसे हो गया, इस टाइप से। तो आर बराबर आर पर पहले जो वैल्यू थी, जैसे ये जो ग्राफ है यहाँ डिसकंटिन्यू तो हो ही नहीं रहा है ना, पहला ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि आर बराबर आर पर डिसकंटिन्यूअस है, जबकि वास्तव में आर बराबर आर पर ग्राफ है कैसा है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब पहला तो क्या हो गया, गलत। फिर बात करें ई और आर के बीच में, तो अंदर तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, 0, तो अंदर 0 हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का बनाओगे आप तो वो तो अंदर कितना हो जाएगा, 0, तो यहां तक क्या रहेगा, 0। बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, GM/r² के प्रोपोर्शनल होगा ना, तो यहां तक तो 0 रहेगा और फिर अचानक ऐसे होगा, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पर कैसा हो गया, ये इस पॉइंट पर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ऐसा तो ये सही है और ये वाला गलत है, तो बी तो सही है और ए गलत है। नेक्स्ट, 2 किलोग्राम ये तार से जुड़ी हुई है, भंजन प्रतिबल दे रखा है अधिकतम, तार की न्यूनतम त्रिज्या क्या हो ताकि टूटे नहीं। इसमें टेंशन अपन ने टी मान लिया, टी का फॉर्मूला 2m1m2/m1 + m2 × g, एक को m1 एक को m2, तो टी आ गया अपने पास। भंजन प्रतिबल होता है भंजन बल बटे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को इधर ले लिया मैंने πr², भंजन बल बटे भंजन प्रतिबल, तो भंजन बल जो अधिकतम सहन कर रहा है किसके बराबर है, तनाव के बराबर, तो ये तो हो गया टी। भंजन प्रतिबल का मान आपको दे रखा है 24/π10⁻² Nm/m², ये मान रखा। इसको सोल्व किया तो ये r² का मान आ गया, ये r मिल गया आपको 12.5 × 10⁻⁻², पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, समान लंबाई के स्टील के तार है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, समान बाहर लटकाया जा रहा है, लंबाई में वृद्धि। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला F/A ΔL/L, यानी mg, F फोर्स कौन सा लग रहा है, बाहर की वजह से, mg, एरिया क्या हो गया πr² ΔL/L, बाहर समान लटकाया जा रहा है, लंबाई भी समान है, इसका मतलब अपन, और एक ही पदार्थ के तो y भी क्या हो गया, सेम। हमें तो ΔL और r का रिलेशन चाहिए, इस ΔL को उधर ले जाऊं तो ΔL प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया 1/r², दोनों की लंबाई में परिवर्तनों का अनुपात, त्रिज्याओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती और वर्ग, R2/R1 मतलब 3/2, स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को यहां से छोड़ा जा रहा है, पानी के टैंक में जब वो प्रवेश करेगी, h ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, तो h ऊंचाई पे पहुंचते पहुंचते उसका वेग कितना हो जाएगा √2gh। फिर वह कह रहा है कि जितना वेग से एंटर कर रही है ना वही उसका सीमांत वेग है, तो इसका मतलब √2gh है, वही सीमांत वेग के बराबर है। सीमांत वेग का फॉर्मूला 2/9r² रो माइनस सिग्मा इंटू g/η। सिग्मा आपको ये कहा जा रहा है कि हवा की शांताई क्या करें अपन, उपेक्षा, तो सिग्मा हवा की शांता गुणांक अपन कंसिडर कर लें इसके लिए, तो ये VT हो जाएगा। एच का मान पूछा है अपने को, हवा की शांता की अपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये VT इसके समानुपाती हो गया। अब वेरिएशन देखो, यहाँ G नियत हो गया, ईटा नियत हो गया, और वो है घनत्व उस गेंद के पदार्थ का, वो भी कांस्टेंट हो गया, तो VT किसके समानुपाती हो गया, R² के।
वीटी है किसके बराबर, √2GH, कर दिया दोनों को बराबर। वैसे ये कांस्टेंट है दोनों, ये भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां से अपन ये कहेंगे कि √H प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R²। वर्क करोगे तो H प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, R⁴। तो ऑप्शन हो जाएगा R⁴ के समानुपाती। नेक्स्ट, 3 कण हैं m द्रव्यमान के ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पे रखे गए हैं, केवल गुरुत्वाकर्षण बल उन पे लग रहा है। और ये कह रहे हैं प्रत्येक कण को दी जाने वाली प्रारंभिक चाल ज्ञात करो। ये जब घूमेंगे तो वृत्ताकार पथ में घूमेंगे, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यही तो होगी ना, R। तो ये R फाइंड आउट करें अपन। R फाइंड आउट करने का तरीका देखो, ये अपने पास A है, ये कितना हो जाएगा A/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा A² - A²/4, तो √3A/2। फिर अपने को पता है ये इसको 2:1 में काटता है, 2:1 में काटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू ये, तो R का मान कितना हो गया A/√3। R आ गया अपने पास। अब किसी एक पे लगने वाला फोर्स जैसे फाइंड आउट करें अपन, इस पर लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से जो फोर्स इस पे लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो आकर्षण का लगेगा, इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा, इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज है, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको कह दिया F1, इसको कह दिया F2, तो F नेट का फॉर्मूला कितना हो गया √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 60 डिग्री। ठीक, ये रहा फॉर्मूला। F फोर्स है इन दोनों के बीच में, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन क्या होगा R²। दोनों के मास m, बीच की डिस्टेंस a, तो Gmm A²⁵ ऐसे ये हो गया। cos 60 का मान कितना हो गया 1/2, तो नेट फोर्स कितना आ गया √3Gm² अपॉन A²। इस वाले पे किसी एक पे निकाल लो, सब पे सेम आ रहा है। फिर ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वृत्ताकार पथ में गति के लिए कौन सा बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल, वो कितना होता है mv² अपॉन R। तो यहां से वेलोसिटी मिल गई √Gm अपॉन A। नेक्स्ट देखो, ये कहा जा रहा है एक ध्रुव बेलनाकार पात्र में रखा है, अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है। ऐसे घुमाएंगे तो यहां से ऊपर चढ़ेगा वो, घुमाने की दर n है, तो ये ऊंचाई का मान ज्ञात करना है अपने। तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, अदरवाइज अपन ये एनर्जी कंजर्वेशन से 1/2 ρv² = ρgh, h कितना हो जाएगा v² अपॉन 2g। ठीक है, v क्या होता है ओमेगा इंटू r, ω² r² अपॉन कितना हो जाएगा 2g। ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, ω² r² अपॉन 2g। ओमेगा कितना होता है 2πf, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है n, सोल्व करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी अपने। नेक्स्ट, 0.02 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ध्रुव 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब को संतुलित करता है। साबुन के बुलबुले के लिए दाब अधिके का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी का मान 4T अपॉन R होता है वो, क्योंकि 2 फ्री सरफेस होती हैं। और अगर वो H हाइट के स्तंभ द्वारा बैलेंस हो रहा है तो मान किसके बराबर हो जाएगा ρgh के बराबर। घनत्व पूछा है आपको, तो रो कितना हो जाएगा बेटा 4T/R अपॉन G इंटू क्या हो गया H। T है प्रस्थानाव, ये दे रखा है, H आपको दे रखा है 5 mm, सॉरी त्रिज्या दे रखी है 5 mm और ऊंचाई दे रखी है 0.02 सेंटीमीटर। ये रख दो आप, रख के सोल्व करोगे ये मान मिल जाएगा आप 12.2 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, गैस के अणु का द्रव्यमान T ताप पर साम्य में है, वेग कार्तीय घटक आपको दे रखे हैं। वैल्यू आपको जो फाइंड आउट करनी है एवरेज मीन वैल्यू, माध्य मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए देखो अपन ने क्या कर लिया, ये जो टर्म है इसका मीन फाइंड आउट करना है, ये रहा, तो स्क्वायर का दोनों तरफ मीन फाइंड आउट कर लिया। सोल्व करने के लिए a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a² + b² + c², यहाँ माइनस है तो -2ab -2bc + 2ac, ये फॉर्मूला लगा दिया। एवरेज अलग अलग पे लगा लो, vx² का एवरेज kT/m, vy² का kT/m, α² बाहर आ गया,
VZ स्क्वायर का KT अपॉन M बीटा स्क्वायर बाहर आ गया, VX VI का 0, इसका 0, इसको 0, सोल्व किए ये वैल्यू मिल गई आप। नेक्स्ट, एक मोल एक परमाणु गैस के, एक परमाणु गैस का तो 1 मोल है और 2 परमाणु गैस के 2 मोल है, तो N1 बराबर 1, एक परमाणु गैस है तो उसके लिए CV का या तो अपन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट होता है CV बराबर FR अपॉन 2। एक परमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो CV कितना हो गया 3R/2। द्विपरमाणु के 2 मोल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 3 स्थानांतरण 2 गुणन की, CV F/2R। मिक्सर का फॉर्मूला N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 1 N2 2, CV1 3R/2 5R/, सोल्व करोगे 13R/6। नेक्स्ट, -10 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदल रहा है। तरीका समझना, सबसे पहले -10 पे बर्फ है वो 0 बर्फ में बदलेगी, फिर 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदलेगी। यहां बर्फ से बर्फ हो रही है, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। फॉर्मूला क्यों बराबर होता है mc डेल्टा टी। m दे रखा है, c अपने को दे रखा है, विशिष्ट उष्मा ये रहा, और टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 0 - 10 10। अब टेम्परेचर चेंज जो होता है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ताप परिवर्तन बराबर होता है, इसलिए दोनों की वैल्यू मतलब केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस क्या होगा सेम। ये तो Q1 आ गया। फिर 0 बर्फ से 0 पानी में हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, बर्फ गल रही है तो गलन की गुप्त उष्मा LF, तो क्यों कितना हो गया M × LF। M दे रखा है, LF का मान आपको दे रखा है ये रहा, टोटल कितना हो गया दोनों को ऐड कर दो। नेक्स्ट, एक गैस आदर्श नहीं है, 1 मोल के लिए अवस्था समीकरण दे रखा है, 1 मोल का आयतन समतापी प्रक्रम से V1 से V2 तक, तो कार्य पूछा है। कार्य क्या होता है बेटा PdV। अब यहां से अपने पास क्या है, P बराबर ये है तो PV बराबर, तो P कितना हो जाएगा, इस V को इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा A/V 1 + B/V dV। कहां से कहां तक, V1 से V2, 1/V का ln हो जाएगा, 1/V स्क्वायर का -1/V, लिमिट रख के सोल्व करोगे ये मिल जाएगा। कृष्णिका द्वारा 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम ऊर्जा 2 माइक्रोमीटर पर, तो इतने पर कितनी होगी, वीन विस्थापन नियम, लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो लैम्डा m1/m2 क्या हो जाएगा T2/T1। m1 लैम्डा m1 कितना है, वैल्यू आपको जो दे रखी है लैम्डा m1 का मान कितना है 2 माइक्रोमीटर, लैम्डा m2 फाइंड आउट करना है अपने को। T2 कितना है 2000, T1 कितना है 1600, 5/4 ये वैल्यू रख दो, लैम्डा m1 को रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1.6 माइक्रोमीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण कांच और वायु वाले इंटरफेस पे C पे आपतित हो रही है। देखो C पे आपतित हो रही है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये 90 पे अपवर्तित हो रही है, तो इसका मतलब ये क्रांति कोण हो गया, और क्रांति कोण का फॉर्मूला साइन I C = कितना होता है 1/μ। इसका मतलब साइन C का मान 1/μ, या कह दो μ1/μ2 भी कह सकते हैं अपन। μ1 होता है रेयर वाले मीडियम का, रेयर क्या है वायु, वो कितना हुआ 1। μ2 डेंसर का कितना हो गया Ng, मान दे रखा है वायु वाला 1 हो गया, Ng का मान 3/2 रखोगे 2/3 आ गया, किसका मान आ गया साइन C का। अब जा रहा है वो नेक्स्ट वाले केस में, इस बार जो सरफेस अपने जा रही है, ये जो ग्लास था ग्लास से किस में जा रहा है वाटर में जा रहा है, तो इन दोनों के लिए यहां स्नेल का नियम अप्लाई करें अपन। क्या लिखा अपन ने, N1 sin I बराबर N2 sin R। N1 इस वाले माध्यम में ग्लास ही तो है ना, तो ग्लास वाले माध्यम में ये अपने पास कितना हो गया Ng और साइन I की जगह कितना हो गया साइन C। पानी वाले में क्या हो जाएगा NW और कोण कितना हो गया साइन I। Ng ग्लास वाला कितना दे रखा है बेटा मान 3/2, साइन C का मान कितना है 2/3, पानी वाला अपवर्तनांक दे रखा है तो साइन I का मान कितना आ गया 3/4, I का मान साइन इनवर्स 3/4। नेक्स्ट, लाल पीले और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखे हैं, विक्षेपण क्षमता सीधा फॉर्मूला है ω/r, म्यू वोयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो -1। ये वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट सोल्व करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी आप।
पतले लेंस की फोकस दूरी डी दूरी पे डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f। पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक म्यू दे रखा है 1.5, वक्रता त्रिज्या। लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दो सरफेस हैं, पहले वाले को अपन 1 माने तो r1 का मान इस तरफ r हो जाएगा प्लस r, r2 समतल है कितना हो जाएगा अनंत, रखोगे f का मान कितना है 40, म्यू कितना है 3/2, सोल्व करोगे r कितना मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। अध्रुवित प्रकाश आई नोट वाला पोलरॉइड P1 पे गुजर रहा है, आई नोट वाला पोलरॉइड से गुजरेगा, अध्रुवित है ये अनपोलराइज्ड, तो तीव्रता क्या हो जाती है हाफ, ये आई नोट बाई 2 हो गई। दूसरे वाला इसकी एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे है, तो मेलस नियम बाहर निकलेगा, वो होगा आई नोट को स्क्वायर थीटा। आई नोट है यहाँ इंसिडेंट होने वाली, इंसिडेंट कितनी हो रही है आई नोट बाई 2, तो आई नोट बाई 2 को स्क्वायर 30, 3/4 मान कितना हो गया 3 आई नोट बाई 8। 3 समान आवेश है, क्यों के बराबर है, एल लंबाई के समबाहु त्रिभुज पे रखे गए हैं, केंद्र पर रखने वाले आवेश पर बल का मान, तो ये केंद्र पे जो रखा गया है उस पे ये इधर लगाएगा फोर्स, देखो मान लो प्लस है ये, तो ये इसको इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा। तीनों आवेश का परिमाण इनका बराबर है, बराबर दूरी पर है, तो लगेगा बल का परिमाण भी क्या हो गया बराबर। अब 3 बल जिनका परिमाण बराबर हो और आपस में 120 डिग्री पे हो, रिजल्टेंट कितना होगा 0। नेक्स्ट ये कह रहा है विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, नहीं बढ़ाई जा सकती, नहीं वाला पूछा है। तो विभेदन सीमा का फॉर्मूला होता है 0.61 लैम्बडा अपॉन n साइन थीटा, तो रिजोल्विंग पावर उल्टा हो जाएगा n साइन थीटा अपॉन लैम्बडा। अब इसे बढ़ाना है, पहला कह रहा है थीटा और n दोनों को बढ़ाकर, थीटा बढ़ाओगे साइन थीटा बढ़ेगा, n बढ़ाओगे साइन थीटा बढ़ेगा, मतलब पहला कह रहा है बढ़ाया जा सकता है, मतलब वो सही है, अपने को गलत पहचानना है। दूसरा लैम्बडा को घटाकर और n को बढ़ाकर, लैम्बडा को घटाओगे तो भी ये बढ़ेगा और n बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, मतलब दूसरे में भी बढ़ रहा है। चौथा लैम्बडा को घटाकर थीटा को बढ़ाकर तो भी बढ़ रहा है, अपन कह रहे हैं कब नहीं बढ़ाई जा सकती। तीसरा देखो लैम्बडा और थीटा दोनों को घटाकर, अब बेटा लैम्बडा को अगर अपन घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन थीटा को घटाने पर ये घटेगा। एक से बढ़ रहा है एक से घट रहा है, तो अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना कि रिजल्टेंट प्रभाव क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करेगा ना कि किसका प्रभाव ज्यादा है, तो अपन एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि उन दोनों को ऐसा करने पर वो बढ़ेगी, इसलिए कौन सा होगा तीसरा। नेक्स्ट त्रिज्या आर के एक समान गोलीय कोश पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, अंदर और बाहर के बिंदु पर विद्युत विभव, फॉर्मूला अंदर सरफेस के बराबर के क्यू अपॉन आर, क्यू को क्या लिख दिया डी क्यू बराबर क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, एरिया कितना हो जाएगा 4πr², के का मान 1/4 लोड रखा, ये तो अंदर आ गया। आउटसाइड में के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के का मान 1/4π लोड, क्यू बराबर सिग्मा इंटू एरिया, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। नेक्स्ट एक कैपेसिटर है, बीच की प्लेटों की बीच की दूरी d है, आपको कह रहा है 3d/4 तक के अपवर्तनांक का रखा गया, तो बचा हुआ क्या हो गया एयर। कुछ नहीं रखा होता तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला A/0/d। अब मीडियम चेंज करने पर A/0 हो गया अपॉन, ऐसे लिख रहा हूं d/4 बटे उसका अपवर्तनांक, वो तो एयर है, कितना हो गया 1, प्लस 3d/4 बटे उसका अपवर्तनांक के, सोल्व किया ये मिल गया, ऐसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिल गई अपने को c। A/0 बटे d को क्या लिख दिया बेटा c0। नेक्स्ट धारा घनत्व दे रखा है, धारा पूछी है, तो I बराबर JDA हो जाएगा भाई। धारा घनत्व J इक्वल टू कितना होता है I अपॉन A, I बराबर JDA, कहां से कहां तक 0 से R। एरिया बेलनाकार पार्ट के लिए कितना लिखोगे 2πr/dr, लिमिट कहां से कहां तक 0 से R, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, r²/2 r³/3 लिमिट रख के सोल्व करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट
ये कह रहा है, ये देखो ये बैटरी है, आर है, ये आर पैरेलल में जुड़े हुए एन है, ये तो एन है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता है पैरेलल में, आर अपॉन एन, तो ये आर अपॉन एन हो गया। इसमें करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू ई तो हो गया ये बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में हो गए ना, तो आर प्लस आर अपॉन एन, तो ये तो आई आ गया पहले। बाद में कह रहा है वो इसमें एक आर और जोड़ दिया जाए पैरेलल में, तो एन में आर अपॉन एन था, एक और मतलब एन प्लस वन हो गया, तो कितना हो जाएगा आर अपॉन एन प्लस वन। अब करंट को क्या मान लिया आई डैश, तो आई डैश कितना होगा, आई डैश इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा ई अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना है, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, मतलब कितना हो गया आई डैश बराबर ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन प्लस वन। सोल्व किया आई डैश ये आ गया। आपको कह रहा है कि अगर धारा में प्रतिशत परिवर्तन 1.25% हो तो एन ज्ञात करो। प्रतिशत परिवर्तन का तरीका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 कितना है 1.25 रख के सोल्व करोगे, ये इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व करोगे एन के दो मान 8 और -10 पॉसिबल नहीं होगा 8। नेक्स्ट वाले में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखो सबसे पहले ये 4 और 2 सीरीज में कितना हो गया 6, ये 6 और 3 किस में हो जाएंगे फिर आपस में पैरेलल में, तो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2, ठीक है ये 2 बन गया ये वाला, फिर ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो 4 और 2 क्या लिख दिया 6, ये वाला 3, ये 3, ये कितना हुआ 4। इस 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2, ये 2 और 4 क्या होंगे सीरीज में, टोटल कितना होगा 6। परिनालिका में फेरे दे रखे हैं, त्रिज्या दे रखी है, लंबाई 1 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तो एन अपॉन एल, एन 500, एल 1 मीटर, धारा दे रखी है, सोल्व करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट एक तार है निश्चित लंबाई का है, निश्चित लंबाई के तार को मान लो एल लंबाई का है, वो पहले वृत्त में मोड़ा, आर त्रिज्या के वृत्त में, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन आर कितनी होगी वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इस तार को वृत्त में मोड़ा है, तो उसकी लंबाई इसकी परिधि के बराबर होगी, तो 2πr बराबर एल, आर की जगह रख देंगे एल अपॉन 2π, ये b1 आ गया। इसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो लंबाई आपको ये कह रहा है कि भुजा की लंबाई d है, तो इसका परिमाप d d d d कितना हो गया 4d, उसी तार को मोड़ा गया है तो उसकी लंबाई के बराबर होगा, तो d बराबर l/4। केंद्र पर फॉर्मूला इस तार की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, d लंबवत दूरी होती है, तो ये टोटल d है, ये कितना हो गया d/2, दोनों एंगल कितने हो गए 45 डिग्री, ये तो एक वायर की वजह से, चारों की वजह से सेम 4 टाइम्स ये b2 आ गया, ये दोनों का अनुपात मिल जाएगा। नेक्स्ट वृत्ताकार लूप की त्रिज्याएं r1 r2, r1 का मान r2 से बहुत बड़ा है, ये r1 बहुत बड़ा है, r2 छोटा है, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं बड़े वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैसे इसमें, इसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये बहुत बड़ा है, इसका मतलब ऐसे मान सकते हैं कि ये छोटा वाला तो लगभग इसके सेंटर पर ही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये लगा लिया। इसकी वजह से अंदर वाले से फ्लक्स फाइंड आउट करें तो फ्लक्स अंदर वाले का, मैग्नेटिक फील्ड तो किसका है बाहर वाले का, एरिया किसका हो जाएगा अंदर वाले का, तो ये हो गया फ्लक्स φ2 बराबर m इंटू I1, m अन्योन्य प्रेरण गुणांक पे धारा पहले में है तो फ्लक्स किस में होगा दूसरे में, m हो गया φ2 अपॉन I1। केवल निर्भरता पूछिए तो R2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा R1। नेक्स्ट धारा आपको दे रखी है I बराबर 16t, एप्सिलॉन कितना होता है इसमें मॉडुलस ले रहा हूं LdI/dt, तो LdI/dt अवकलन किया तो कितना आ गया बेटा 16। आपको एप्सिलॉन विद्युत बल कितना दे रखा है 16 मिलीवोल्ट, मतलब 16 गुणा 10 की घात -3 इंटू 16 इंटू 10 की घात -3 हो जाएगा अपने पास, बराबर हो जाएगा L गुणा 16, 16 कटेगा तो L हो गया 10 की घात -3 हेनरी। अब पूछा U का फॉर्मूला 1/2 Li² 1/2, L का मान कितना हो गया 10 की घात -3,
आई टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन कितने सेकंड में पूछा है, 1 सेकंड पे। तो इसमें समय t बराबर 1 रखोगे तो 16 गुना ये कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का स्क्वायर, इसे सोल्व कर लोगे 128 मिली जूल आ जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे स्रोत के लिए ये दे रखा है अपने को, पूछा है औसत शक्ति P बराबर होता है VRMS IRMS cos फाई, और VRMS बराबर होता है बेटा IRMS इंटू जेड। IRMS को क्या लिख दें, VRMS अपॉन जेड, तो ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर अपॉन जेड। कोस फाई शक्ति गुणांक वो होता है R अपॉन जेड। इसका मतलब P एवरेज का फॉर्मूला अपने पास बन गया VRMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन जेड स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, आपको कह रखा है एक तो प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, एक केंद्री का, एक प्रतिरोध। तो ऐसे केसेस के लिए जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस अक्स एल स्क्वायर। वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, अक्स एल कितना होता है ओमेगा एल, तो क्या लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखो VRMS का मान ये रहा कितना 200, तो 200 का स्क्वायर, प्रतिरोध का मान 100 ओम, ये रहा 100, फिर प्रतिरोध 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर, और एल आपको कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर। ये लो, ये सोल्व कर लोगे 200 वाट मिल जाएगा। नेक्स्ट, वर्ग मध्य मूल मान, ऐसे केसेस में IRMS होता क्या है, वैसे IRMS होता है I स्क्वायर वर्ग का मध्य और फिर इसका अंडर रूट। इसका वर्ग का मध्य का ऐसे केसेस में डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, इस टाइप का हो तो तरीका यही होता है, इनका डायरेक्ट वर्ग कर दो और उसका क्या ले लो मध्य और फिर उसका अंडर रूट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको अपने ऐसे लिख देंगे, देखो अंडर रूट I1 स्क्वायर को स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज अंडर रूट I1 स्क्वायर हो गया, को स्क्वायर एक ओमेगा टी का 1/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी कितना होगा 1/2, तो कितना हो गया अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट, धात्विक सतह के लिए लेमड़ा प्रकाश आपतित किया जाता है तो निरोधी विभव, देखो फॉर्मूला आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से अपन ये कह देंगे Hc अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू EV नोट प्लस फाई, यही होता है पहले केस में ये हो गया। दूसरे में कह रहा है 2 लेमड़ा, तो Hc अपॉन 2 लेमड़ा बराबर निरोधी विभव कितना कह रहा है EV नोट अपॉन 4 प्लस वर्क फंक्शन तो क्या रहेगा सेम। डेली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है तो अपन इसको ऐसे सोल्व कर लें बेटा, इस V नोट को अपन यहां से हटा दें, V नोट को हटाने के लिए इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई कर दूं मैं, तो या तो ऐसे कर लें अपन कि इसको इस तरफ ले लें फिर डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें तो V नोट हट जाएगा। देखो Hc बाई लेमड़ा माइनस फाई नोट बराबर क्या हो जाएगा EV नोट, ये हो जाएगा Hc अपॉन 2 लेमड़ा माइनस फाई नोट बराबर EV नोट बटे क्या हो जाएगा 4। अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को एक से दूसरे को डिवाइड कर दें, इसको और इसको, फर्स्ट ए और सेकंड ए को, इसको उससे डिवाइड करोगे तो Hc अपॉन लेमड़ा चौथी बिन ऊपर जाएगी, ये तो भाई बनेगा क्या, देखो ये वाली जो टर्म बनेगी Hc अपॉन 2 लेमड़ा माइनस फाई नोट, इस वाले को उससे डिवाइड कर रहा हूं और वो बन जाएगा Hc अपॉन लेमड़ा माइनस फाई नोट, इसको ऊपर रखा है मैंने 2a को। अब इसको उससे डिवाइड करेंगे तो EV नोट बटे 4 कितना हो जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सोल्व कर लोगे तो फाई नोट का मान ये मिल जाएगा आपको Hc अपॉन 3 लेमड़ा मिल जाएगा। अब नॉर्मल जो वर्क फंक्शन फाई नोट है वो क्या होता है Hc अपॉन लेमड़ा नोट होता है ना, लेमड़ा नोट होता है थर्सोल्ड वेवलेंथ, उसको इससे कंपेयर करोगे तो लेमड़ा नोट का मान कितना आ जाएगा 3 लेमड़ा। नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य बराबर है दोनों की, लेमड़ा ई बराबर लेमड़ा टी, तरंग दैर्ध्य बराबर है, इसका मतलब
पीई बराबर पीपी, पी तो दोनों का बराबर हो जाएगा। एनर्जी का रेशियो पूछा है अपने को। एनर्जी का रेशियो देखो, लेमडा अगर अपन लिखें, एनर्जी दोनों की वैल्यू अगर इसकी लिख रहा हूं, देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ठीक है। यानी ऐसे लिख दूं, पीई स्क्वायर बराबर 2m ई। पीई कितना हो जाएगा, 2m ई अपॉन पीई। एक पीई को यहां ले आऊं और इसको क्या लिख दूं, m इंटू वी लिख दूं। m से m कैंसिल हो गया तो पीई का मान कितना आ गया, 2 अपॉन कितना आ गया, v। ये तो मोमेंटम आ गया अपने पास इलेक्ट्रॉन का। फोटोन के लिए अपने को ये पता है कि p बराबर कितना होता है, E अपॉन सी। तो ये आ गया दोनों के लिए। अब ये दोनों के बराबर हैं, इक्वेशन लगा दो दोनों की। इलेक्ट्रॉन का पीई कितना हो गया, 2 बाई वी। फोटोन वाला कितना हो गया, EP अपॉन सी। वैल्यू अपने को चाहिए ई अपॉन EP का मान, उधर भेजोगे इस तरफ, कितना हो जाएगा बेटा, VE अपॉन कितना हो जाएगा, 2C। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट, प्रारंभिक सक्रियता का 16वां भाग 80 मिनट में। फॉर्मूला ए बराबर ए नोट 1/2 रेज़ टी अपॉन टी। प्रारंभिक का 16 मतलब ए नोट बट्टे 16 बराबर ए नोट 1/2। समय कितना दे रखा है, 80 बट्टे कितना हो जाएगा, टी हाफ। इसको लिखा 1/2 की घात क्या लिख दूं, 4 बराबर 1/2 की घात 80 बट्टे टी हाफ। मतलब 4 बराबर 80 बट्टे टी हाफ। टी हाफ कितना हो जाएगा, 80 बट्टे 4। तो टी हाफ कितना आ जाएगा बेटा, 20 मिनट। पीएन संधि में अवक्षय परत का निर्माण किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन। आवेश वाहक एक दूसरे की ओर विस्तृत होते हैं, आवेश वाहकों का विसरण। नेक्स्ट, ये अपने को दे रखा है, देखो इसको देख के अपन ई की डायरेक्शन क्या है, ई वेक्टर है अपना जेड केप में, के केप लिख दूं। और यहां से ये कितना होता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है ना। तो इसको देख के के वेक्टर क्या लिखूं, के वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो इसको लिख दिया के बाई 2। आई केप लिख दूं अक्ष में, और माइनस कितना हो गया, -√3 जे केप। ये तो के वेक्टर आ गया। अपने को चाहिए एस वेक्टर, तो पहले ई निकाल, बी निकाल लूं। बी वेक्टर की डायरेक्शन लिख रहा हूं केवल, वो क्या होता है, के क्रॉस ई की डायरेक्शन में होता है, के क्रॉस ई की डायरेक्शन। के अपने पास क्या रहा, आई केप -√3 जे केप क्रॉस के केप, आई जे के। आई क्रॉस के, देखो के क्रॉस आई जे होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, फिर -√3 जे क्रॉस के क्या होगा, आई। तो ये वेक्टर किसका आ गया, बी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। हमें चाहिए एस, एस होता है 1/μ0 ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए अपने को, तो एस वेक्टर की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन। ई तो कौन सा था, के केप में। ये रहा बी अपने पास, माइनस जे केप -√3 आई केप। क्या बनेगा बेटा, देखो ये माइनस साइन तो है ही, के क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई होता तो के क्रॉस जे क्या होता, माइनस आई, माइनस माइनस प्लस आई केप। फिर ये -√3 के क्रॉस आई क्या होगा, जे। तो आई प्लस का और -√3 वाई, ये वाला हो जाएगा। हाँ जेपी जी सर वाला हो गया। वापस से कुछ क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड आ गए हैं, ठीक है। ये तो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ तो अपन भी देख ही लेते हैं। अपने को डेल आई भी दिया हुआ है, डेल आई सी दिया हुआ है, आर आई दिया हुआ है और आर एल दिया हुआ है। बीटा कितना होता है डेल आई सी, और डेल आई भी रखा तो अपन लोगों के पास 100 आया। एपी की वैल्यू कितनी होती है, बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन
आ रही, रखा, वैल्यू अपने पास 2 क्रॉस 10 टू पावर 4 यानी ऑप्शन 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेनिक्स का है। एक रोड है 60 डिग्री एंगल के ऊपर है और ये जो मोशन हो रही है वो अक्ष डायरेक्शन के अंदर 0.8 सी से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट ले लेते हैं रोड के, एक तो अक्ष डायरेक्शन का, एक वाई डायरेक्शन का, ये दोनों कंपोनेंट आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मोशन अक्ष डायरेक्शन में हो रही है, तो जो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा लंबाई में, वो भी अक्ष डायरेक्शन में होगा। लंबाई में संकुचन का फॉर्मूला ये होता ही है। तो यहाँ पे एल एक्स में जो चेंज आएगा वो ये आ गया, एल वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। तो टोटल एल कितना हो गया, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। तो एल एक्स तो कितना 0.3 एल नोट का होल स्क्वायर और एल वाई कितना √3/2 एल नोट। ठीक है, तो यहाँ पे रखा तो ये अपने पास में एल आ गया 0.916 एल नोट। अपने को तो परसेंटेज पूछा है, ठीक है ना, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कितना संकुचन हो रहा है, उसका परसेंटेज पूछा है। तो एल नोट माइनस एल अपॉन एल नोट मल्टीप्लाई 100 किया तो 8.4 ऑप्शन 4 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा अपने पास में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्या है, किया गया कार्य होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपने पास में वेलोसिटी है अप्रोक्सीमेट लाइट की वेलोसिटी के आसपास की है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपने पास में टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, तो m माइनस एम नोट सी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी m नोट सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा m2 माइनस m1 सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेस्ट मास तो सेम ही है, तो m नोट, ये m क्या होता है, m नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। m2 के लिए वेलोसिटी v2, m1 के लिए वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v1, m नोट तो दोनों के लिए सेम है, तो m नोट सी स्क्वायर रखा। यहाँ पे वैल्यू को देखो, एक के लिए कितनी है 0.6 सी, एक के लिए 0.8 सी, यहाँ पे रखा, कैलकुलेट किया तो अपने पास में आ जाएगा 0.416 m नोट सी स्क्वायर। ऑप्शन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी करवाया है, एज इट इज डाटा ये नहीं थे उसके। ठीक है ना, थोड़ी डाटा चेंज थे, नोट्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन था। रॉकेट का क्वेश्चन अपने पास में, रॉकेट का द्रव्यमान कितना 5000, रॉकेट में ईंधन कितना भरा हुआ 40,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया रॉकेट के लिए, इनिशियल मास तो 45,000 हो गया, सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब बचेगा कितना, केवल रॉकेट का मास वो बचेगा 5000। v इक्वल्स टू वी आर एल एन एम नोट अपॉन एम, और अपने को निर्वातक वेग दे रखा है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज को, कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 4.39 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने को जड़त्व आघूर्ण प्रदिश आई एक्स जेड निकालना है। आई एक्स जेड का फॉर्मूला कितना होता है, समेशन एम आई एक्स आई जेड आई माइनस का, समेशन को हटाएं, 3 पार्टिकल अपने पास में, तो 1, 2 और 3 अपने पास में, एक 2 kg का, एक 1 kg का, एक 4 kg का, सबके कोऑर्डिनेट दे रखेंगे वैल्यू, तो अपने पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा -6 kg मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कितना आ जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने पास में खोखलाकार बेलनाकार शाफ्ट है। खोखली बेलनाकार शाफ्ट के लिए ये भाई यहाँ ये वाला पूरा का पूरा नोट्स में करवाया हुआ है, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैकेनिक्स की जो अपने टेस्ट सीरीज है, मैकेनिक्स का अपना जो भी प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर ये वाला करवाया हुआ है। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी है, ये वाली टॉर्क की वैल्यू है, सारा उसमें करवाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं था, ये मेथड सारे करवाए, सारे फॉर्मूले करवाए हुए। तो यहां से मैं नीटा की वैल्यू निकालू तो ये आ जाएगा, स्ट्रेस अपने पास में नीटा अक्स थीटा अपॉन एल होती है। अगला कह रहा है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पूछा, यहाँ टॉर्क नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ प्रतिबल है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिबल को। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बल आघूर्ण टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज का ध्यान देना। तो यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा, आउटरमोस्ट सरफेस पे, यानी कि अक्स इक्वल्स टू आर पे, तो मैक्सिमम यहाँ पे अक्स की जगह आर रखेंगे, यह आ जाएगा। इस वाले की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, अपने पास में 2t r अपॉन पाई r की पावर 4 माइनस स्मॉल r की पावर 4, यानी ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को विशेषता गुणांक पूछा है, क्यू किसके बराबर होता है, ओमेगा नोट टॉक है, ओमेगा नोट की वैल्यू रखें, ओमेगा नोट की वैल्यू निकाले, अंडर रूट के अपॉन एम होता है, के की वैल्यू 450 है और एम कितना दे रखा है 1.5, तो 300 अंडर रूट 300 आ जाएगा। ठीक है, एक चाहिए अपने को टो क्या होता है, एम अपॉन लेमडा, एम 1.5, और जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो 45 दे रखा है, तो 1/30 आ जाएगा टो। क्यू की वैल्यू रखें, क्यू में वैल्यू रखे, ओमेगा नोट और टो की कैलकुलेट करें तो 0.57 अप्रोक्सीमेट, ऑप्शन 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक आवर्तकाल के दौरान किया गया वर्क डन निकालना है, तो 0 से t, एक आवर्तकाल t का होता है, जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला कितना,
एफ आई डी वाई, मैं डी वाई को क्या लिख सकता हूं, डी वाई ओवर डी टी, डी टी भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो एफ आई की वैल्यू तो एफ नोट कोस ओमेगा टी है ही, और डी वाई ओवर डी टी ए कोस ओमेगा टी माइनस 5, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा, रखेंगे, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5 का जो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, उसको काम में लेके सोल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा पाई ए एफ नोट साइन 5, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, आपने क्या पूछा है, औसत शक्ति पूछी है। औसत शक्ति का फॉर्मूला 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी होता है। म्यू अपने को दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ओमेगा वी दिया हुआ, रखें वैल्यू। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 0.2 आ जाएगा अपने पास में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, अपने को क्या पूछा गया है, एक तनाव के अंतर्गत एक तार है, 256 हर्ट्ज की मूल आवृत्ति है उसकी, ठीक है। आवृत्ति के लिए फॉर्मूला न्यू नोट 1/L/T/म्यू होता है। तो म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो M/L हो जाएगा, ठीक है। और मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी के पदों में लिखें तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि रस्सी है ना, रस्सी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो पाई आर स्क्वायर, रस्सी की लेंथ कितनी है L, तो मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो ये अपने पास में डेंसिटी के पदों में मास आ जाएगा। तो कुल मिला के न्यू नोट अपने पास प्रोपोर्शनल किसका हो गया, √T, और यहां से L और ये R। अब अगला क्या कह रहा है, टेंशन है ये जो टेंशन है इसको तो 1/4 कर दिया, तो T को T/4 कर दिया। लेंथ है, इस लेंथ को कितना कर दिया, लंबाई को आधी कर दी, तो लंबाई को आधी कर दी, और मोटाई को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया है ना, 2 गुणी कर दी, तो R की जगह कितना हो जाएगा, 2R कटा, ये वाली वैल्यू आ गई। देखो √T/LR के प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला न्यू नोट लिखा जा सकता है, तो न्यू नोट एस न्यू नोट अपॉन 2, और न्यू नोट 256 है, अपॉन में 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी, ऑप्शन 2 आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। वीपी दे रखा है, वीपी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन के से के कटा, तो वीपी अपने पास ये आ गया, यानी ओमेगा की वैल्यू अपने पास ये आ गई। वीजी कितना, डी ओमेगा और डी के कैलकुलेट किया तो सी कोस के डी अपॉन 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4 आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेंदी भी है, तो कुछ क्वेश्चन बड़े आसान भी है, पेपर बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है ना, ठीक है। क्या पूछा गया है, अनुरणन काल है, फॉर्मूला होता है 0.16v अपॉन समेशन अल्फा ए। अब देखो वॉल्यूम तो दिया हुआ अपने को 10 गुणा 20 गुणा ये 3, तो यहां से कितना जाएगा, 600 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब समेशन अल्फा ए निकाले, ठीक है। एक डायग्राम बना लिया हम लोगों ने, 10 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा है, ठीक है, 3 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या दे रखा है, छत है, उसके लिए 0.6 दैनिक छत के लिए ना, अवशोषण गुणांक 0.6, और यहां पे देखो छत के लिए ये 10 और ये 20, तो ये 10 गुणा 20 ए एरिया ना, तो 200 हो गया। प्लस उसके बाद में किसके लिए, कंक्रीट के लिए 0.02, तो 0.02 जितना छत था उतना है वो कंक्रीट वाला नीचे वाला पोर्शन, तो उसके लिए भी 200। अब अपने पास में प्लास्टर के लिए 0.03, तो 0.03 प्लास्टर के लिए तो प्लास्टर का कितना हो गया, ये वाला अपने पास में 20 40 20 30 60, ठीक है, ये वाला 120, ठीक है। 120 प्लस सबका मिला के कितना होगा, 120 प्लस 60 हो गया ना, मल्टीप्लाई 0.03 प्लस प्रति व्यक्ति अवशोषण क्षमता कितनी है, 0.5, और कितने व्यक्ति है, 36, तो 36 गुना 0.5, तो 147.4 आ गया। टी निकालना अपने को, रख देते हैं सारी वैल्यूज अपने पास में, तो 0.65 सेकेंड आया, ऑप्शन 3, ठीक है। सीधा सीधा था, क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए बद आवेश घनत्व पूछा है, -del.p। अगला बेलन में बोल रहा है, तो सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी केवल किस पे, आर पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे del.a लिखे, तो 1/r del/r r a r, ठीक है। तो यहां से लिखे, ये वाला हो गया, और ए आर की वैल्यू कितनी, 1/2 पी नोट आर, तो 1/2 पी नोट आर, 1/2 पी नोट को बाहर निकाल दो, तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, 2r से 2r कटा, माइनस का पी नोट, तो ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में 2। सीधा सा था, ठीक है। 2 पराविद्युत माध्यम के अंतरा परस्पर मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा एफ उपस्थित है, ठीक है। एन अभिलंब को दर्शाता है, ठीक है, और टी स्पर्श रेखीय दिशा को व्यक्त करता है, तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, D2n - D1n = सिग्मा एफ।
सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन था भाई। सर को पकड़ा दें वापस। होने वाले ही हैं कंप्लीट अब तो। चल, ये हो गया। इसमें तो आपको देखना है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट रहता है, अगर सिग्मा फ्री चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है तो नॉर्मल कंपोनेंट आपके पास डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, D2n माइनस D1n, वो सिंपल सी कहानी रहती है। नेक्स्ट आपके पास आपसे पूछ रहा है कि निचली सतह पर वोल्टता कितनी, तो y बराबर 0 से पहली प्लेट मान लो हमने रख ली, y बराबर 0.1 पे दूसरी, y एक्सिस पे ले रहे हैं, d उनके बीच की डिस्टेंस आपकी सिंपल। ई क्या रहेगा, ई बराबर v अपॉन डी कंसिडर करें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन अपन जानते हैं प्लेटों के कारण क्षेत्र है दोनों के कारण, v बराबर सिग्मा डी। और फ्री चार्ज आपके पास है अगर प्रेजेंट तो d बराबर सिग्मा, चार्ज डेंसिटी आपके पास है। वैल्यू पुट करो, पुट करते आपके पास वैल्यू आ जाएगी 286 लगभग वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी। 286 है क्या, है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट ये दिया, आपको चेक करना है, हमने रैंडमली चेक किया, मान लो जो भी हमें लगा है ऑप्शन, सारे चेक कर सकते हो। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। मैक्सवेल का जो रिलेशन है दूसरा, डाइवर्जेंस ऑफ बी 0, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी लगभग सेटिस्फाई करता है। हमें तो वही ढूंढना था, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप इसको काम में ले सकते हो, बहुत सरल था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सीआरओ में प्रयुक्त स्वीप वोल्टेज कौन सी रहती है। साटूथ वेव जानते हैं हम, बहुत बार अपन ने पढ़ा है, साटूथ वेव अपन सीआरओ में काम में ले रहे हैं। क्लासरूम, हाँ अच्छा, क्लासरूम जो नोट्स हैं उसमें भी है वीडियो, जो वीडियो है क्लासरूम में उसमें भी ये दिया गया है, सर का पढ़ाया हुआ जेपीजी का। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, और ये अपन ने टेस्ट में भी दिया है, टेस्ट का जो सॉल्यूशन अपन ने डाला था उसमें भी ये कर रखा है अपन ने, और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं थी अगर आपने याद किया होता तो। जैसे आप वी एवरेज निकालते हो एफ वी डी वी से, बहुत सिंपल सा तरीका था, तो आपके पास रूट 8 KT बाई पाई एम अपन सोल्व करते थे, वो आता ही था। वहीं आपको बस वी की जगह क्या लेना था, 1 अपॉन वी लेकर के वी एफ वी डी वी आप इंटीग्रेशन करके सोल्व करते थे। वहां वी की जगह क्या करना था, 1 अपॉन वी एफ वी डी वी इंटीग्रेशन कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी कहानी थी। या तो वो तरीका आपके पास सोल्व करो, आपको ये दिया गया है, या फिर आपने टेस्ट दिया है ना, और टेस्ट वाला सॉल्यूशन आपने किया है या सॉल्यूशन देखा है, आपने करके देखा है। तो ये क्वेश्चन हमने पूछा था टेस्ट में कि वी एवरेज वैल्यू ऑफ वी एंड मल्टीप्लाई 1 ओवर वी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 4 अपॉन पाई। अगर आपको सीधा याद रह गया तो कुछ नहीं करना, वी एवरेज की वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन वी आ जाएगा, बस झंझट खत्म। कितना, रूट 2 अपॉन पाई KT, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाँ, ये आपसे कह रहा है कि अगर किसी आदर्श गैस का समतापीय T कांस्टेंट रखना आपको, और आयतन बढ़ा रहे हो, आप एक्सपेंड कर रहे हो, सीधी सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो और आयतन बढ़ा रहे हो, इसका मतलब प्रेशर आप क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, बॉयल नियम का आप फॉलो कर रहे हो, PV इक्वल टू कांस्टेंट। कह रहा है कि डी और ईटा में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप सीधी सी बात जानते हो कि ईटा जो है उसकी सिंपल डिपेंडेंसी किस पे रहती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, ईटा ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो गया। दूसरी बात बची डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन जरूर प्रेशर पे डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ साथ, इसको तो आपने कांस्टेंट कर दिया। पीवी बॉयल नियम से क्या रहेगा, अगर आप क्या करो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब तो डी प्रोपोर्शनल टू वी रहेगा। तो जितने टाइम वॉल्यूम बढ़ेगा उतने टाइम आपके पास डी भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, तो डी एम गुणा बढ़ेगा और ईटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक वांडरवाल गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक दिया गया, ये भी क्लासरूम का क्वेश्चन है, और ये तो पढ़ाते हैं, तो ये तो सबसे पहले ही पढ़ाते हैं, इसमें तो क्या ही बात है, आपको याद रखना है 2A/RB अगर अपन लेते हैं तो आपके पास जूल थॉमसन गुणांक है वो पॉजिटिव होता है, और वो क्या किसको बताता है, शीतलन को बताता है। तो 2A/RB है वो किससे, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है वो T से क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, वो शीतलन देता है, सीधी से अपन बात पढ़ते हैं। हाँ, मैक्सवेल के उष्मागतिक संबंध आपको बताया था, TVS TPS बताया था, याद हो तो, TVS TPS से पढ़ाते टाइम भी बताया था। ये कौन सा है, TVS पहले वाला है, VST इसका उल्टा VST वो कौन सा होता है, सेकंड वाला, इसमें पहले में माइनस आता है, फोर्थ में माइनस आता है। फिर TVS की जगह TPS और SPT आपको बताया था। तो ये पहला ही आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, आंतरिक ऊर्जा से अपने बताया भी था, आंतरिक ऊर्जा से अपन इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हीलियम था, बहुत बार बातें हो चुकी, इसकी भी बातें हो चुकी, और इसकी बातें हो भी चुकी, और ये सारी बातें अपने पास आ भी चुकी कि हीलियम फर्स्ट जो होता है वो सामान्य लिक्विड होता है, हीलियम सेकंड होता है वो सुपर फ्लूइडिटी को शो करता है, ये इसमें दिया गया है।
जैसे पहला वाला कह रहा है कि हीलियम फर्स्ट में ऊंच उसमें नहीं, हीलियम सेकंड हाईली कंडक्टिव होता है, थर्मल कंडक्टिव होता है, ये अति तरलता को सेकंड दर्शाता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। शून्य शांता नहीं होती, इसकी शांता होती है, ये भी गलत। हो गया? अरे ऐसा था। देखो अब काम की बात, टेस्ट पेपर हो गया, बहुत जनों ने डाल रखी है आंसर की, सबने सॉल्व करा रखा है, ऑलमोस्ट यही है। लास्ट में एक बात आती है, सर कट ऑफ कितनी रहेगी, वो तो बताया ही नहीं, है ना। तो देखो जो पेपर था फिजिक्स वालों के लिए, जनरल वाला जो पेपर लगा था, जनरल जीके एंड जीएस वाला पेपर लगा था, उसमें अपन सीधी सीधी बात करें तो जो अपन कहते हैं ना लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चंस काफी थे, और उनमें अपन ये करना दो दो कंफ्यूजन में आकर के मोस्ट ऑफ के गलत भी हुए हैं, काफी गलत हुए हैं, बहुत सौ के तो 40% वाला जो आंकड़ा है वो ही पार नहीं हो पा रहा। तो यूं मान के चलो इसमें जो पास है, फर्स्ट पेपर में जो पास है, तो पास इन द सेंस का मतलब वो 35-40 के बीच में है, या 35 के आसपास है, या 32, 33, 34, 35 के आसपास, वो पास ही मानो, उसके 35 ऑन एवरेज अपन लेके चलते हैं, 35-36 मार्क्स लेके चलते हैं। दूसरा वाला जो पेपर है फिजिक्स वाला पेपर है, हाँ ये बात जरूर है कि जब अपन सॉल्व कराते हैं, सॉल्व करते हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, ऐसे भी हो गया, ये तो ऐसे हो गया। हाँ पेपर इजी था, ऐसा नहीं कह रहे कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत डाउन था, ऐसा भी नहीं था, ऑन एवरेज पेपर था। कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा था, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, तो आपने डेफिनेटली 80-85 क्वेश्चन आपने सही किए। अटेम्प्ट तो आपने, जो अटेम्प्ट वाले रेंज, जैसे बच्चों से बात हो रही है तो वो रेंज तो बच्चे ये बताते हैं कि सर 90 से लेकर के हमने कोई 100-105 के आसपास के बीच की रेंज बता रहे हैं। मोस्ट ऑफ का ये आ रहा है, कोई 95, 96, 94 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, ये बता रहा है। लेकिन जब घर जाके देख रहे हैं तो इनमें से भी बच्चों के कह रहे हैं कि सर जब घर जाके देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन अभी भी हमारे गलत हो रहे हैं, है ना। तो होते ही है, नॉर्मल सी बातें होती है, कोई गोला काला करना गलत हो जाता है, कोई कुछ गलत हो जाता है, कभी कोई आंसर आता गलत टिक लग जाता है, ऐसा भी होता है, या कोई गलत कॉन्सेप्ट लगता है, आंसर पहला आ गया वो टिक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको, 8-10 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो सबके होंगे नॉर्मली। तो उसमें अपन अगर कैलकुलेटिव पार्ट मान लें, जो बच्चा अच्छा है, जिसने किया भी है, तो अगर वो 75-80 क्वेश्चन उसके ठीक हैं, है ना, तो वो अच्छी दौड़ में है। तो अपन यूं माने कि जैसे 8 और 3 11, 110 हो गए के 220 के आसपास तो आप जनरल मानो, 215-20 के आसपास तो जनरल हो सकता है, 200-210 के आसपास भी आ जाए। देखो क्योंकि पहला जो पेपर है ना, उसने काफी गलतियां करवाई हैं बच्चों से, तो बहुत सारे बच्चे बाहर भी हुए हैं, और जो अंदर बच्चे हैं उनके क्वेश्चन भी अच्छे ठीक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप 210 के 5-10 ऊपर नीचे मानो, बस ओबीसी की कट ऑफ, जनरल की 5-10 नंबर ऊपर मान लो, आप 225 के 5-10 नंबर ऊपर नीचे मान लो, ये रेंज रहेगी, इससे ज्यादा रेंज नहीं जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में से आए हैं, और ये भी बात है कि हम जितना कराना चाह रहे थे, किन्हीं परिस्थितियों के कारण उतना हम नहीं करा पाए, वो तो हम देखो कमिट करते हैं बात को, समय भी था, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी, और उनमें भी हम नहीं थोड़ा सा उसको ज्यादा कर पाए। नहीं, हमारा प्लान था कि 12वीं का भी हम कुछ पोर्शन करवाएं, फिर बच्चों ने ये भी कह दिया कि सर आप टेस्ट सीरीज हमारे लिए कर दो प्लीज, तो ठीक रहेगा। तो वो टेस्ट सीरीज के लिए हमने प्रयास किया, और काफी उसका फायदा भी रहा, उसमें काफी क्वेश्चन आए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए टेस्ट सीरीज में, ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे भी जो एग्जाम्स आने वाले हैं आपके लिए, उन एग्जाम्स के लिए हम बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म के आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, टाइम पे आपको रूबरू उनसे कराते रहेंगे। जैसे कौन सी एकलव्य वाले बता रहे हैं क्या, EMRS वाली बता रहे हैं, आने वाली वैकेंसी से, उसके लिए भी हम टेस्ट सीरीज है, हो सके तो उसके लिए जो ब्रीफ डिस्कशन है वो भी अपन करेंगे कुछ वीडियोस से। और उसके अलावा और भी सारी जो वैकेंसीज आने वाली, उनमें हम सब अब बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो आपके साथ रहेंगे, ठीक है, और टाइम पर आपको सूचनाएं देते रहेंगे। होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, इसके बाद आप तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते रहते हैं और एग्जाम्स में कुछ गलतियों के कारण आप बाहर हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये एक पार्ट है, एग्जाम का पार्ट है। तैयारी करना और एग्जाम हॉल में जाकर बैठना और उस पेपर को देना और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, अपनी मनोस्थिति एक अच्छे मोड में और अच्छी स्थिति में बनाए रखना, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एग्जाम का। जितनी तैयारी करता हो उसके बराबर ही वो पार्ट होता है। तो वो अलग अलग बातें होती है, माहौल कैसा रहता है एग्जाम सेंटर का, आपकी ब्रीथिंग कैसी है, आपका वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है, वो सारी चीजें रहती हैं। तो आप अगर आपके किसी के नहीं भी बन रहे हैं तो कोई मायूस होने वाली बात नहीं, बहुत सारे वैकेंसीज और भी आते हैं। हाँ, तैयारी जरूर आप रेगुलर रखोगे, इस बात को आप गांठ बांध लो, ये तैयारी आपकी रेगुलर रहनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि
जितनी तैयारी आप करते जाओगे उतने आप रिफाइन होते जाओगे और आने वाले एग्जाम्स में आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होता जाता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, और सभी ने आपने ध्यान से इस पेपर का सॉल्यूशन देखा और इतने दिनों तक आप टिके रहे साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।